बिस्मिल्लाह। अच्छा जी, एक तो हमारी छोटी सी डिस्कशन थी, मैंने जो होमवर्क दिया हुआ था उसमें थे प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए थे कुछ चैप्टर 3 के, राइट, ऐसे ही है, और चैप्टर 4 का भी एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था अनड्यू इन्फ्लुएंस के ऊपर करने को दिया था, ठीक है। सो उससे पहले छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद हम मूव करते हैं जो यहाँ पे हम लास्ट लेक्चर में थे। हम लोग फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन के दरमियान थे, लेकिन हमने फ्रॉड को मैक्सिमम डिस्कशन कर लिया था, सिर्फ लास्ट उसका एक आधा पॉइंट है वो डिस्कस करने वाला रह गया। उसके बाद हमने मिसरिप्रेजेंटेशन स्टार्ट करना है और होपफुली हम आज मिस्टेक को भी ख़त्म कर रहे होंगे, कोशिश करेंगे ये एम्बेड ख़त्म हो जाए ताकि उसके बाद वॉइड एग्रीमेंट्स ये रह जाए इसके बाद। अच्छा जी, चलो स्टार्ट करते हैं जी प्लीज़। मैं चैप्टर 3 के प्रैक्टिस क्वेश्चन 5 और 6 पे आऊँगा, सॉरी 5 और 6 पे प्लीज़। सो को बहुत ज़्यादा डिटेल डिस्कशन की मेरे लिए मेरा ख्याल है इसमें कोई बात नहीं है, इसलिए मैं इन दो को क्लास में अब डिस्कस नहीं कर रहा। जिसने होमवर्क किया वो चेक करा लेगा, लेकिन इसको डिस्कशन करने की जरूरत नहीं। एक सिंगल पॉइंट था, उसी की बेस के ऊपर लॉफुल ऑब्जेक्ट अनलॉफुल ऑब्जेक्ट की बेस के ऊपर उसने 2 केस स्टडीज़ टेस्ट की हुई हैं किसी ज़माने में, जो कि 2008 में और 2020 में उसने टेस्ट किए हैं। ऐसे ही है जी? जी बेटे। अच्छा अच्छा, एज ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल एंड कॉन्स्टिट्यूट स्टिफलिंग द क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन, या अच्छा अब इसको आसान करना है बेटा, इसको इससे ज़्यादा आसान क्या करूँ वैसे मैं, चलेंगे ट्राई करता हूँ। स्टिफलिंग द क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन, इसका इंटरवीन इन द क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन, इसे इस तरह कर सकते हैं मैक्सिमम, इस वर्ड को चेंज कर सकते हैं स्टिफलिंग को। आगे क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन तो अब मैं उसको चेंज नहीं कर सकता ना, क्रिमिनल ट्रायल को तो चेंज नहीं कर सकता। प्रोसिक्यूशन का मतलब है जो ये केस चल रहा है, ठीक है, जो डिस्कशन जो प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, या क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स कह लें अगर आपको प्रोसीडिंग्स आसान लगता है। इंटरवीन इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, वैसे ये भी उतना ही मुश्किल है, लेकिन चलें ये हो सकता है। इंटरफेयरिंग इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, चलें और एक बेहतर ज़्यादा वर्ड इस तरह कर लें इसे, ठीक है। चलें जी, हम आते हैं डायरेक्टली अब चैप्टर नंबर 4 के ऊपर, और उसका मैंने एक क्वेश्चन दिया था, प्रैक्टिस क्वेश्चन 2। मैं एक दफ़ा इसको ऑन भी कर लूँ ताकि मैं आप लोगों के साथ वंस अगेन, ये एक ऐसा क्वेश्चन होता है जिसे हमने पहले भी एक दफ़ा डिस्कस किया था कि कुछ क्वेश्चंस केस स्टडीज़ होती हैं जिनके अंदर आपको प्लानिंग रिक्वायर्ड होती है। आपने अपने क्वेश्चन के अंदर क्या क्या लिखना है इसको पहले प्लान करने की ज़रूरत पड़ती है। जिस तरह आप चलें केस स्टडी में आते हैं, जस्ट अ मिनट, आपकी केस स्टडी है प्रैक्टिस क्वेश्चन 2 हारून वाली। अब ये ऑन हो जाए तो मैं इसमें शायद सबके सामने प्रेजेंट कर सकूँ। चलो और मुझे भाई ओके जी। Harun was engaged to be married to Ghazala. Harun wanted to establish his own business and therefore he entered into a contract with Ghazala for providing him all her jewelry and apartment by way of a gift. And in return, Harun agreed to give her a small share in the business of profit. उससे सारा कुछ ले लेगा उसका असासाजात जो भी है. After some time, Ghazala filed a suit against Harun requesting for setting aside the gift deed. मैं अगर आपको शेयर करूं तो ये कुछ इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, केस फाइल हो रहा है गजाला वर्सेस हारून, और गजाला पिटीशन फाइल कर रही हैं और उनका दावा क्या है, रिक्वेस्टिंग फॉर सेटिंग असाइड द गिफ्ट डीड। ये जो गिफ्ट डीड क्रिएट की गई थी, मैंने सब कुछ इसको गिफ्ट के तौर पे दे दिया था, इसके बदले में स्मॉल शेयर ऑफ बिजनेस मिलना था जो भी। एज इट वाज नॉट मेड हर फ्री विल, उसकी कॉन्सेंट फ्री नहीं थी, यानी इसने पिटीशन दायर किया और अपना केस फाइल किया और प्ली लिया जनाब कि फ्री कॉन्सेंट डैमेज थी। इसकी बेस के ऊपर वो क्या चाह रही है, कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर दें हम, वॉइड कर दें। वो चाह रही शायद मेरी ऑप्शन के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है और मैं इसको वॉइड करती हूँ तो रेस्टिट्यूशन ऑफ बेनिफिट्स हो जाएगा, फ़ायदा होगा। डिस्कस वेदर गजाला वुड सक्सीड इन हर कंटेंशन, क्या अपने दावे में दुरुस्त साबित हो जाएगी। तो ये एक वंस अगेन ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके अंदर प्लानिंग चाहिए,
लिखने से पहले थोड़ा सा टाइम आपका मुझे इस पे भी चाहिए होगा कि इसमें देख लो कि आप किस किस पहलू को डिस्कस करोगे, सिंपल एज इट इज़। जैसा फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं तो आप लोग क्या डिस्कस करने वाले हो, अगर देखूं तो प्रोविजन ऑफ लॉ। प्रोविजन ऑफ लॉ में क्या लिखोगे, अनड्यू इन्फ्लुएंस को डिस्कस करोगे। बात समझ पा रहे हो? मैं आपके साथ सारे पॉइंट्स लिख रहा हूं जो प्लानिंग फेज में आपने या तो अपने दिमाग में लिख लो या छोटा सा साइड पे पेपर के लिख लो कि यार मैं इन पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन करूंगा। पूरा पूरा पैराग्राफ लिखने के लिए नहीं कह रहा प्लीज, ठीक है। फिर उसके बाद आपको प्रूफ क्या करना होगा, डोमिनेटिंग पोजीशन में कौन है, इसका मतलब डोमिनेटिंग रोल के बारे में बताना होगा और साथ ही इसके बर्डन ऑफ प्रूफ के बारे में भी बताना होगा। बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होता है, अंडर इन्फ्लुएंस में द पर्सन इज इन अ डोमिनेटिंग रोल, तो आपको उसके ऊपर डिस्कशन करनी पड़ेगी। लेकिन उससे पहले आपको प्रूफ करना पड़ेगा ये अनड्यू इन्फ्लुएंस है कैसे, और कैसे प्रूव होगा, कौन सा रिलेशनशिप है इनके दरमियान, फियांसे का यानी फिड्यूशियरी रिलेशनशिप। तो आपको उसके ऊपर छोटी सी डिस्कशन करके ये प्रूफ करना होगा ये अनड्यू इन्फ्लुएंस है, और फिर प्रूफ करना, इसका मतलब मैं यहां पे लिख देता हूं कि आपको ये प्रूफ करना है कि ये फिड्यूशियरी रिलेशनशिप है। चलो इसको बाकी पूरा कर लीजिए, ठीक है। ये दूसरी डिस्कशन हो गई। ये तीसरी आपने डोमिनेटिंग रोल पे कर लेंगे। फिर चौथी और क्या डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन में, प्लीज कौन सा एरिया रह गया है, एस्टिमेशन किस चीज की बेटे, रेस्टिट्यूशन, यस, बेनिफिट रेस्टोरेशन जी, रेस्टिट्यूशन ऑफ बेनिफिट। लें जी ये भी डिस्कशन आ गई। सो ये है आपका प्लानिंग फेज। ये तो मैंने बहुत लंबा लंबा करके लिखा, आप छोटे छोटे बुलेट्स बना के कुछ भी छोटा सा ऐसा मेंशन कर दे जिससे आपको ये समझ आ जाए आपने बात क्या करनी है। ऐसे क्वेश्चन के अंदर एक प्रॉब्लम आता है कि स्टूडेंट जब लिखना स्टार्ट करता है ना, और वो जब केस में इन्वॉल्व हो जाता है तो वो एक दो एलिमेंट स्किप कर जाता, उसे याद नहीं रहता, बेनिफिट लिखने याद नहीं रहते कि रीस्टोर होने हैं, उसे कई दफ़ा बर्डन ऑफ प्रूफ एक्सप्रेस करना याद नहीं रहता। तो ये कॉमन मिस्टेक्स हैं जो आती हैं सामने। मतलब मैं यूं कहूं कि 60-40 की रेशियो है, 40% स्टूडेंट शायद लिख लेता है, 60% स्टूडेंट इस तरह की हरकतें करके अपने मार्क्स वहीं पे, क्योंकि देखो इसमें हर एक का मार्क होगा। शायद मैं कह देता हूँ चले अज्यूम करें इसमें से हर एक का 1 नंबर है, अज्यूम कर लें। आपने ये सपोज ये वाला इजीली मिस हो सकता है, ये मिस कर दिया आपने, ये चीज बताने मिस कर दी, तो समझ लो आपने 2 नंबर तो वैसे ही छोड़ दिए। फिर आप पूरा क्वेश्चन करके आ जाते हो और आखिर में आगे कहते हो सर ये तो पूरा किया था, ये तो मैंने बहुत अच्छा किया था, ये तब भी इसमें पूरे नंबर नहीं आए। बात समझ पा रहे हो मेरी? तो आप खुद ही मैथमेटिकल कैलकुलेशन में वो नंबर निकाल देते हो। सो ये एक प्रॉब्लम है। ये ऐसा क्वेश्चन था जिसमें प्लानिंग रिक्वायर्ड थी। ये क्लियर है जी? अब सो अब सोल्यूशन में हल आप पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। चलो जी आ जाए जी आगे। फिर अब हम लोग फ्रॉड डिस्कस कर रहे थे, और फ्रॉड में एक लास्ट एलिमेंट, एक लास्ट लाइन रह गई थी जो नहीं डिस्कस की थी हमने। एग्जाम्पल 28 के ऊपर एक लाइन लिखी हुई है, ऐसा ही है, प्लीज एग्जाम्पल 28 पे आ जाएं। एग्जाम्पल 28 के ऊपर एक लाइन लिखी हुई है जी, इसकी अभी हमें जरूरत नहीं है अब। A fraud which did not cause the consent to the contract, ये मिल गई सबको? इसको प्लीज एक दफा रिफ्रेश कर ले, मैं एक और लाइन लिखवा देता हूँ, आसानी कर देता हूँ। अगर आप लोगों को वो समझ आ जाए तो वो लिख लीजिएगा प्लीज। 1-2 लाइंस मैं लिखवा रहा हूँ, नीचे बॉटम पे लिख लीजिए पेज के। A fraud does not make a contract voidable. A fraud does not make a contract voidable. मैं इसको रिफ्रेश करा रहा हूं इन 2 लाइंस को प्लीज। A fraud does not make a contract voidable if it did not damage, या इफेक्ट लिख लें जो आपका दिल करे। If it did not affect or damage the free consent of the party concerned. Affect the free consent of the party concerned. और एक और छोटी सी लाइन लिख दें इसके बाद, negligence is not an excuse under the law. जी बेटा मैं fraud does not make a contract voidable if it did not damage the free consent of the parties concerned. और नेक्स्ट लाइन मैंने लिखवाई है, negligence is not an excuse under the law. डन? सबने लिख लिया? अब इस लाइन से क्या समझ आती है? अब इस लाइन से क्या समझ आती है कि जनाब
फ्रॉड की वजह से अगर किसी आपने फ्रॉड कमिट किया है, सपोज मैं आप लोगों के साथ कोई फ्रॉड कमिट कर रहा हूं, लेकिन मेरे फ्रॉड की वजह से आपकी फ्री कंसेंट डैमेज नहीं हुई, तो मतलब मेरा फ्रॉड एज अ प्ली इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। मतलब फॉर एग्जांपल मैं आपको अपनी व्हीकल बेच रहा हूं, मैं आपके साथ फ्रॉड कमिट कर रहा हूं, मेरा इंजन रिपेयर्ड है, एवरीथिंग इज डन, सब कुछ है, ठीक है, मैं गलत चीज़ बेच रहा हूं, मेरे इंजन रिपेयर्ड है और मैं कह रहा हूं नहीं कभी कोई काम नहीं हुआ, मेरी व्हीकल तो जेन्युइन है, नंबर 1 है, कभी कोई रिपेयर्ड वर्क नहीं हुआ, ठीक है। आपने अपना मैकेनिक भी लाया, वो भी फजूल किस्म का इंसान, उसने सारी व्हीकल एग्जामिन कर ली, लेकिन उसे पता नहीं चला कि ये व्हीकल रिपेयर्ड है, ठीक है। सो इसमें कसूरवार कौन है, नेग्लिजेंस किसके पार्ट पे है? हमने एक अच्छा इसको एक और एंगल से भी पढ़ा, चलें इसको भी छोड़ देते हैं, एक और आसान एग्जांपल देता हूँ मैं, ये आप मुझे कंफ्यूज कर देना विद द फिड्यूशरी रिलेशनशिप उस वाली बात के साथ, तो मैं कोई और एग्जाम्पल, सपोज मैं करें, अज्यूम करें मेरी कंपनी है, मैं अपनी कंपनी के शेयर्स इशू कर रहा हूँ, ठीक है, आप शेयर होल्डर बनने जा रहे हैं, आप मेरी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, देन ये समझ आ रही है बात। अब मैं अगर कंपनी के शेयर इशू कर रहा हूं, तो इनफैक्ट मैं आप लोगों से पैसा लेना चाहता हूं और बदले में आपको शेयर देना चाहता हूं, लेकिन मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो फ्रॉडुलेंट है, फ्रॉडुलेंट मींस मैंने मिसस्टेट किया हुआ है, मैंने चीजें गलत लिखी हुई हैं, एसेट्स में एसेट्स नहीं है, लायबिलिटीज में वो लायबिलिटीज नहीं है, वट अब इतना तो समझ आती है ना एसेट लायबिलिटीज। सो मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत थी, मैं ये दिखाकर लोगों को बेच रहा था अपने शेयर, लेकिन आपने ये देखे नहीं, आपको पढ़ने ही नहीं आते, और आपने मेरे शेयर में इन्वेस्टमेंट कर दी। बहुत सी पाकिस्तान की मेजोरिटी ऐसी है जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर जहाँ पे ये ट्रेड होते हैं, ये मार्केट प्लेस पे, बहुत सी ऐसी मेजोरिटी बैठी है पाकिस्तान की जो सिर्फ इसलिए इन्वेस्ट करती है कि उसे ब्रोकर ने कह दिया इन्वेस्ट कर दो, या वो अपनी मर्जी से इसमें पैसे डालती है, ये अच्छा लग रहा है पैसे डाल दो, कल थोड़े से पैसे बढ़ेंगे निकाल लेंगे, लिटरली डे ट्रेडिंग जिसे कहते हैं, वो लोग डे ट्रेडिंग कर रहे हैं लोग। सो आपने भी ऐसी ही हरकत की, आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं पढ़ी, बल्कि आपने सिर्फ आंखें बंद करके इन्वेस्टमेंट कर दी, इन्वेस्टमेंट डूब गई क्योंकि मैं फ्रॉडुलेंट था, मेरी कंपनी फ्रॉडुलेंट थी। अब क्या आपकी कॉन्सेंट को इस फ्रॉड ने डैमेज किया? नॉट एट ऑल। आप मेरे फ्रॉड की वजह से मेरी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर रहे, बल्कि आप अपने शायद किसी नेग्लिजेंस की वजह से या अपनी बेवकूफ़ी की वजह से इन्वेस्ट कर रहे हैं। मेरी बात समझ पा रहे हो? सो जिस फ्रॉड ने आपकी कंसेंट डैमेज नहीं की, तो फिर इन प्रोविजंस का कॉन्सेप्ट ही रेज नहीं होता ना। फॉर एग्जांपल, गुड नेम बेटे, गुड नेम, जी बेटे, साइम, अच्छा जी, साइम ने सपोज मेरी इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट की, ये फ्रॉड में कमिट कर रहा था कंपनी में, ये इन्वेस्टमेंट कर दी और इन्वेस्टमेंट में इसे अल्टीमेटली लॉस हो गया। ये क्या करेगा? ये केस फाइल करेगा वर्सेस कंपनी और अपनी प्ली लेगा कि जनाब कंपनी ने मेरे साथ फ्रॉड किया है, मेरी ऑप्शन के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होना चाहिए और मैं इसको वॉइड करना चाहता हूं। इसका मतलब मुझे मेरे पैसे भी वापस चाहिए और साथ साथ मैं इसको डैमेजेस भी डालना चाहता हूं, इसने फ्रॉड कमिट किया है, ऐसे ही है। तो फिर मैं कह रहा हूं, मैं देखेंगे क्या ये इस फ्रॉड ने इंपैक्ट किया है साइन को कि नहीं? नॉट एट ऑल। तो फिर ये ऑप्शन ही आगे वाली अवेलेबल नहीं है। ये इसकी नेग्लिजेंस है कि बगैर कुछ सोचे समझे इन्वेस्ट किया। तो नेग्लिजेंस इज नॉट एन एक्सक्यूज अंडर द लॉ। कॉन्ट्रैक्ट क्या रहेगा? वैलिड। लॉस कौन बियर करेगा? यही। इज दैट क्लियर? अब एग्जांपल पढ़िए 28-29। जी बेटे, केस किस चीज का? बिजनेस में लॉस हो तो दूसरे पे केस कर दो। समझ आई बात की? तो जब फ्रॉड ही नहीं है और बिजनेस में लॉस हो, ट्रांजैक्शन में लॉस हो, तो दूसरे पे केस कर देना चाहिए। इस तरह तो फिर रोज कोई 5 लाख केसेस हो रहे हो एक दूसरे के ऊपर, ठीक है? एक पार्टी लॉस में आ जाती है कभी कभी, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। चलो प्लीज अब ये लाइन समझ आइए। फ्रॉड डज नॉट मेक अ कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल। कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं होगा इफ इट डिड नॉट डैमेज द फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टी कंसर्न। जो भी पार्टी ताल्लुक है जिसके साथ, उससे फ्रॉड से कोई इफेक्ट नहीं हुआ। चलिए प्लीज एग्जांपल 28-29 पढ़ें जल्दी से, उसके बाद हम जाते हैं मिसरिप्रेजेंटेशन के ऊपर। नेग्लिजेंस इज नॉट एन एक्सक्यूज अंडर द लॉ। बेवकूफी का कोई वो नहीं है, गुंजाइश नहीं है लॉ में। ड्यू डिलिजेंस लिखा हुआ है, कहां लिखा हुआ जी?
यार बहुत एहतियात से, रीजनेबल केयर, वैसे लिखा कहाँ हुआ मुझे ये नहीं पता। 28 की लास्ट। अच्छा लास्ट लाइन में, ठीक है, ऑर्डिनरी डिलीजेंस, रीजनेबल केयर। जी एग्जाम्पल 28-29 देन समझ आ गई सबको। चलें जी फिर आते हैं अगले टॉपिक पे, मिस रिप्रेजेंटेशन पे। हमने ये बात मेरे ख्याल में मैंने कल लेक्चर 9 में भी बात डिस्कस की थी कि दोनों में फ़र्क क्या है एक्चुअली, इंटेंशन का। अगर आपकी इंटेंशन है टू डिसीव द अदर पर्सन ताकि आप उसे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सको तो वो फ्रॉड है, और अगर आपकी इंटेंशन नहीं है लेकिन हरकतें वही कर रहे हो, इंटेंशन नहीं थी, तो वो मिस रिप्रेजेंटेशन है। दोनों में हो क्या रहा था, इंटेंशन से हो क्या, डिसीव कैसे कर रहे हो, या तो आप मिस रिप्रेजेंटेशन दे रहे हो, मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स, या फैक्ट्स को गलत तरीके से एक्सप्रेस कर रहे हो, या फिर आप कंसीलमेंट कर रहे हो, कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स। मैंने कहा था दो मेजर चीजें हैं फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन में जो कि इंटेंशन पे बेस करती हैं। या तो आप इंटेंशनली अपनी इस इरादा करके आप गलत फैक्ट स्टेट कर रहे हो या फैक्ट्स को छुपा रहे हो, और अगर आपका इरादा नहीं है, नीयत साफ है, शरीफ इंसान हो, लेकिन फिर भी मिस रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो, गलत फैक्ट्स बयान कर रहे हो, या फिर फैक्ट्स को छुपा रहे हो। छुपाना वैसे नहीं आता मिस रिप्रेजेंटेशन के अंदर क्योंकि इंटेंशन हो जाएगी, वरना तो कंसीलमेंट तो इंटेंशन शो करती है। मेरी बात समझ आई है? अच्छा, मैं किस तरह छुपा सकता हूँ इरादा ना भी हो। सपोज मैं उसी व्हीकल की एग्जांपल लूँ तो मैं कहूँ कि अगर मेरे फैमिली में से किसी ने उस पर रिपेयर वर्क करवा दिया हुआ है, मुझे उस बात का इल्म नहीं है, तो मेरे जहन में क्या है कि व्हीकल पे कभी रिपेयर वर्क नहीं हुआ, व्हीकल जेन्युइन है, उस पर कभी रिपेयर वर्क नहीं हुआ। तो मैं अगर किसी कस्टमर को वो व्हीकल सेल कर रहा हूँ तो मैं शायद इंटेंशन नहीं है टू डिसीव, बट फैक्ट्स तो गलत बयान करूँगा। मैं उसे क्या कहूँगा, यार व्हीकल पे कभी काम नहीं हुआ, व्हीकल जेन्युइन है, अपनी तरफ से मैं जो फैक्ट स्टेट कर रहा हूँ वो ट्रू हैं, जबकि असल में वो दुरुस्त नहीं है। इसे हम यूजुअली नेग्लिजेंस किसकी साइड से जो मेरी साइड है, यस मिस रिप्रेजेंटेशन यही तो है। तो मैं इसे यूं कहने लगा हूं एक वर्ड जिसे हम कहते हैं अनवारंटेड स्टेटमेंट्स, यानी मैंने वेरीफाई नहीं की अपनी बात को और मैं आगे एक्सप्रेस करना शुरू कर दिया, बगैर तहकीक के अपनी बातों को एक्सप्रेस कर रहा हूं, अपनी स्टेटमेंट्स दे रहा हूं। सो ये लीड करेंगी टूवर्ड्स मिस रिप्रेजेंटेशन। इज दैट क्लियर? चलो जरा आते हैं, मैं एक दो लाइंस चेंज करवाना चाहता हूं, पहले वो चेंजेस कर लो और उसके बाद फिर इसको पढ़ते हैं। प्लीज जो ए पार्ट है ना, मिस रिप्रेजेंटेशन मीन्स एंड इंक्लूड, उसमें ए पॉइंट लिखा हुआ है, उसकी जगह लिख लीजिए, मैं एक लाइन लिखवा देता हूँ थोड़ी आसान करके, कोशिश करता हूँ अगर लाइन को थोड़ा आसान कर देता हूँ। लिख लीजिए प्लीज, अनवारंटेड इंफॉर्मेशन, ऊपर ही कहीं जगह बना लें, अनवारंटेड इंफॉर्मेशन by the person making it, by the person making it, unwarranted information by the person making it, comma, believing it to be true, believing it to be true, though it is not, believing it to be true, comma, though it is not, यानी वो ऐसा समझता है कि ये इंफॉर्मेशन दुरुस्त है, बिलीव करता है, जबकि वो दुरुस्त नहीं है। अनवारंटेड इंफॉर्मेशन है, नॉट वेरीफाइड बाय द पर्सन एक्सप्रेसिंग दैट इंफॉर्मेशन। इज दैट क्लियर? अच्छा, सेकेंड लाइन में बी क्लॉज में जहां से सेकेंड लाइन स्टार्ट हो रही है, और एनी वन क्लेमिंग, ये नजर आया, यहां से एंड तक काट दें, बी पॉइंट काट दें सारा, इसकी जरूरत नहीं है।
सॉरी एक मिनट रुकिए, काट के जस्ट अ मिनट मुझे देखने दें। हाँ ठीक है ओके। ओवर द पेन यूज ओके। और सी क्लॉज में, सी क्लॉज के अंदर जहां से लाइन स्टार्ट हो रही है टू मेक अ मिस्टेक के बाद से, मिस्टेक का टू मेक अ मिस्टेक, एनी पार्टी टू एन एग्रीमेंट टू मेक अ मिस्टेक, आगे लिखा हुआ है एज टू द सब्सटेंस, ये सारा एंड तक काट दें और इसकी जगह लिख दें अबाउट द सब्जेक्ट मैटर, अबाउट द सब्जेक्ट मैटर। तो ये लाइन कुछ इस तरह बन जाएगी, प्रोविजन ऑफ लॉ कुछ ऐसे स्टेट होगी, causing however innocently a party to an agreement to make a mistake about the subject matter। यानी जिस चीज के बारे में डिस्कशन हो रही है, वो व्हीकल हो सकती है, वो शेयर्स हो सकते हैं, वो कुछ भी हो सकता है, अबाउट द सब्जेक्ट मैटर, जिस सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है। जी यहां तक कुछ समझ आया? ये क्लियर होगी चीजें तीनों? अब हम इसको पढ़ते हैं, ये मैंने स्टेट करवा दी, मैं हालांकि किसी को कोई इशू तो नहीं है। चलो अब जरा मैं इसको पढ़ रहा हूँ। उन्होंने ना लाइन लिखी यही हुई है, लेकिन चूंकि उन्होंने प्रोविजन ऑफ लॉ को एज इट इज कॉपी किया हुआ तो थोड़ा सा याद करना मुश्किल हो जाता है, समझ तो आपको ये लिखी हुई भी आ जाएंगी। मैंने सिर्फ इसलिए दोबारा रिफ्रेश करवाई है ताकि वो जबान पे चढ़ जाए, जरा आसानी से समझ आ याद हो जाए। ठीक है चलो जी। प्लीज मिस रिप्रेजेंटेशन मीन्स एंड इंक्लूड, बेटी पढ़िए जरा, अब इसको पढ़िए। जो आपने लिखवाया, नहीं जो मैंने लिखवाया वो पढ़िए बस। unwarranted information by the person making it, believing it to be true though it is not। मैं ये बिलीव कर रहा हूँ कि व्हीकल के बारे में जो मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ वो करेक्ट है, जबकि वो करेक्ट नहीं है। मैं अनवेरिफाइड इंफॉर्मेशन पास ऑन कर रहा हूँ। इज दैट क्लियर? सेकंड पॉइंट, Any breach of duty which without an intent to deceive gains an advantage to the person committing it। जी बस यहीं तक था बेटा। एनी ब्रीच ऑफ ड्यूटी, देखो ब्रीच ऑफ ड्यूटी का मतलब यह है कि वो चीज़ें जो आप पे फर्ज थी बताना, बीइंग अ सेलर, बीइंग अ बायर, वैसे तो बायर के तौर पे हमें नहीं देखना चाहिए, बीइंग अ सेलर, सेल ऑफ गुड एक्ट है जो आपके कोर्स से निकाल दिया गया, वो मल्टीपल ड्यूटीज सजेस्ट करता है जो कि एक सेलर की ड्यूटी है एट द टाइम ऑफ सेलिंग द प्रोडक्ट। सो वो ड्यूटीज में अगर आपने ब्रीच किया तो समझ लें आपने, बेशक आपने इंटेंशन नहीं थी आपकी, बेशक दानिस्ता तौर पे नहीं कर रहे थे, लेकिन वो मिसरिप्रेजेंटेशन कहलाएगी। जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं इसकी एक आसान सी एग्जांपल दूं कि अगर फॉर एग्जांपल मैं ब्रीच ऑफ ड्यूटी, मैं सपोज एक बिजनेस सेल आउट कर रहा हूं आपको, बिजनेस की सेल की ट्रांजैक्शन जो है ना वो एग्जीक्यूट होते होते से 2-3 महीने ले जाती है। अब सपोज हमारी कन्वर्सेशन स्टार्ट हुई, फॉर्मेशन हो गई, हम उस टाइम पे मैं अज्यूम करता हूँ मेरे बिजनेस की से मंथली जो सेल्स थी दैट वाज अराउंड 50,000। ठीक है, आप अब मेरी बिजनेस वैल्यूएशन जो कर रहे थे, जिस बात पे मेरा रेट लगा रहे थे मेरे बिजनेस का, वो इस बात को कि मेरे सेल्स मिल रही हैं पर मंथ कितने की, 50,000 की। जबकि लकीली मैं कहता हूँ उसी कन्वर्सेशन के दौरान कोविड का फेज आ गया या ऐसा कोई एलिमेंट हो गया कि मेरी सेल्स ड्रॉप होके चले गई 30,000 पर मंथ पे। क्या जो बिजनेस वैल्यूएशन इसके ऊपर उस पर्सन ने किया, बायर ने, क्या वो वही ऑफर अगर सेल 30,000 पर मंथ होती? नॉट एट ऑल। इसका मतलब बीइंग अ सेलर, अब मेरी एक ड्यूटी है, एक ऑब्लिगेशन है कि मैं ये चीज इन्फॉर्म करूं किसको, बायर को। इफ देयर इज एनी चेंज इन दिस पैरामीटर तो मुझे ये इन्फॉर्म करना चाहिए, ये मेरी ड्यूटी है। अच्छा ये ड्यूटी कहाँ पे है? सेल ऑफ गुड एक्ट में, वो आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है, मैं सिर्फ बता रहा हूँ। रीज़न अब नहीं है तो उसको पढ़ाने की जरूरत नहीं, तो एक छोटी सी ड्यूटी समझ लो कि अगर आप देखो ना, खुद सोचो, क्या मैं बायर को मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं दे रहा कि अगर मैं 50,000 की सेल के ऊपर उसने मेरी वैल्यू लगाई कि मैं आपका बिजनेस 5 लाख का खरीद लूंगा, तो उसको आइडिया होगा कि अच्छा 50,000 पर मंथ आया करेगा तो इतनी देर में मेरी रिकवरी हो जाएगी। ऐसा ही है, यही सोच के खरीदा जाता है। लेकिन अगर 30,000 होता तो क्या वो आपको आज भी 5 लाख ही ऑफर करता? शायद वो अगर इसी रेट के ऊपर चलूं तो शायद वो आपको 3 लाख ऑफर करता, अगर इसी रेट पे चलूं तो। कि मैं कितनी मंथ में, 6 महीने में रिकवरी कर लेनी है, सपोज 6 महीने बनते हैं, कितने महीने बनते हैं जी? 10 महीने। चलो 10 महीने में रिकवरी कर लेनी, मैथ्स बहुत कमजोर है मेरा। ठीक है जी, समझ आ रही है बात की? सो समझाना ये चाह रहा हूं कि अगर अब ये चेंज आया है ना इस पैरामीटर के अंदर कि ये इतना फंडामेंटल है उस कॉन्ट्रैक्ट का, तो ये इन्फॉर्म करना सेलर की ड्यूटी है। अब अगर इस ड्यूटी में अगर आप लैक करते हो तो अब ये हो सकता है आपकी इंटेंशन ना हो, लेकिन लॉ कह रहा है फिर भी ये मिसरिप्रेजेंटेशन कहलाएगी। किसकी साइड से? सेलर की साइड से। तो बायर को क्या राइट मिल जाएगा? वॉइडेबिलिटी का, कि वो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड करना चाहे तो वॉइड कर दे और बेनिफिट्स वापस लेना चाहे तो ले ले।
रीस्टोर कर ले। बात समझ आई मेरी? अच्छा, थर्ड पॉइंट, वंस अगेन वो बार बार वर्ड यूज कर रहा है, इनोसेंट इनोसेंट, कि भाई इंटेंशन कोई नहीं है जी। जी, आपने कुछ ऐसा किया एग्रीमेंट में कि सब्जेक्ट मैटर के हवाले से दूसरी पार्टी से गलती हो गई है। सब्जेक्ट मैटर क्या है? जैसा फॉर एग्जांपल अभी हम व्हीकल डिस्कशन करें तो व्हीकल हमारा सब्जेक्ट मैटर है। इसी तरह यानी इसका मतलब मैं कह सकता हूं ऑब्जेक्ट ही एक्चुअली सब्जेक्ट मैटर है। बात समझ आई मेरी? तो सब्जेक्ट मैटर के बारे में अगर आपने कुछ ऐसा किया कि सब्जेक्ट मैटर के बारे में मिस्टेक कर ली, ये बात मैं ज़्यादा अच्छे एग्जाम्पल से समझा सकता हूँ। प्लीज़ एग्जाम्पल 30, 31 और 32 पढ़िए ज़रा। किसी को कह के बस आ जाओ। जी जी, इनोसेंट लॉ की नज़र में कई दफ़ा होता है ना कि जिससे आपका ताल्लुकी हो जाती है। जैसा फॉर एग्जांपल इफ आई एम सेलिंग माय बिजनेस, तो मुझे क्या लगे, मैं यही कहूँगा ना मेरा थोड़ी है, करे खुद ही मैंने जिसका है। आप थोड़ा सा ना वो हो जाते हो, लापरवाह हो जाते हो उस मामले में, जो चीज़ आपकी नहीं होती। एम आई राइट? तो इस वजह से इसे इनोसेंस के दायरे में ले जा रहा है कि इंटेंशन नहीं होगी, लेकिन मैं तुझे क्यों बताऊं कि तेरा नुकसान हो रहा है। अक्सर मैं इसको यूं एग्जांपल दे सकता हूं कि फॉर एग्जांपल आप घर से निकले और साथ वाले या 2 घर छोड़ के आपके हमसाये का मीटर काटा जा रहा है, आप बड़े खुशी से देख के मुसरत के साथ निकल जाते हो कि इसका कटेगा, मेरा थोड़ी है। ऐसे ही है ना? तो अपनी चीज़ भी जब बेच रहे होते हो तो इनफैक्ट आप कहते हो मैंने तो बेच दिया, अब डूबे मरे इसका है, ये जाने। तो इस वजह से वो इसे इनोसेंस के दायरे में रख रहा है, इंटेंशन नहीं कह रहा वगैरह। ह्यूमन नेचर है, जो चीज़ अपनी नहीं है उसकी परवाह नहीं करते। सी पॉइंट कौन सा बेटे? दोबारा ये जो हावर पार्टी टू एग्रीमेंट, सॉरी एग्जाम्पल, अच्छा तीसरी प्रोविजन समझा दो। कॉजिंग हाउएवर इनोसेंटली अ पार्टी टू एन एग्रीमेंट टू मेक अ मिस्टेक अबाउट द सब्जेक्ट मैटर। मैं कहा आपने कुछ ऐसा किया है, आपने कुछ ऐसी हरकत की है या कुछ भी ऐसा किया है जिसकी वजह से दूसरी पार्टी मिस्टेक पर आ गई है अबाउट द सब्जेक्ट मैटर, कि उससे सब्जेक्ट मैटर में कोई गलती हुई है। किस तरह? मैं इसकी एग्जाम्पल 32 समझाता हूँ। द सेलर टोल्ड द बायर दैट द बाइक is free from defect, but there was a built-in defect in it. This is a misrepresentation based on inducing mistake innocently about the subject matter. Once again, दोनों किस बारे में गलती पे हैं? अच्छा, ये पॉइंट अगर मैं ये चाहूँगा कि आप होल्ड कर लो और मिस्टेक पढ़ोगे तो ये समझ आ जाएगी, तो ऐसा कर लेते हैं। फिर थोड़ी देर के लिए होल्ड करो, मैं मिस्टेक पढ़ाऊंगा आज के दिन में, मेरा प्लान है, तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी फिर ये किस तरह की मिस्टेक है। जी अच्छा ठीक है, थैंक यू, ठीक है, थैंक यू। इफेक्ट ऑन एग्रीमेंट प्लीज, ये हमने अब आगे सारी बातें वो हैं जो फ्रॉड में पढ़ी हैं। पढ़िए जरा, देखिए वॉइडेबिलिटी। जी बेटी जल्दी से पढ़ दे। ऑब्वियस बात है, द पर्सन कमिटिंग कमिट, जो कमिट कर रहा है मिस रिप्रेजेंटेशन, तो कौन कमिट कर रहा है इस केस में? जो ड्यूटी ब्रीच कर रहा है। अगर इन दैट केस वो अनअवेयर है अपनी इस बात से, तो अनअवेयर से मुराद आपकी क्या है? अच्छा, ये अनअवेयर कैसे होगा? अभी बिजनेस ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट नहीं, तो बिजनेस तो आप ही संभाल रहे हो ना, तो अनअवेयर कैसे हुआ? अगर कॉन्ट्रैक्ट डब हो गया लेकिन फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है और आफ्टर दैट कोविड आ जाता है, उसके बाद बिजनेस लॉस होना शुरू, तो आपको कैसे नहीं पता होगा? मैं यही तो पूछ रहा हूँ, बिजनेस आपका है, चीज़ आपकी है, तो आपको क्यों नहीं पता लगेगा? अनअवेयर कैसे हो गए? आप पता क्या बनाना चाह रहे हो कि अगर उसको इल्म ही ना हो इस बात का, तो एट द टाइम नहीं है इस बात का इल्म, ऐसा टाइम नहीं है। मैं कह रहा हूँ ब्रीच ऑफ ड्यूटी तो बाद में आ रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो चुका। सपोज मेरा और आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ, आई एम सेलिंग माई बिजनेस, यू आफ्टर से 2 months, मैं 2 months के बाद आपको हैंड ओवर कर दूंगा और आप मुझे पैसे दे देंगे सपोज, ठीक है। अब 2 months के अंदर ये ब्रीच ऑफ ड्यूटी आ रही है, एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं थी। अच्छा, आपको ये बड़ा लग रहा है अजीब सा, 2 महीने बाद बिजनेस, तो अभी क्यों नहीं बेचता भाई?
अगर आपने कभी देखा हो जो मेजर एक्विजिशंस होती हैं उसमें एक वो इन्वॉल्व रेगुलेशन इन्वॉल्व हो जाता है जिसे आप कहते हो सब्सटेंशियल एक्विजिशन रेगुलेशन। उसके अंदर आपको बाकायदा एडवर्टीजमेंट्स करनी पड़ती हैं। अगर आपने कभी गौर किया हो जब जैज़ और वारिद का एक्विजिशन हुआ है तो बाकायदा न्यूज़पेपर में 6 महीने पहले ये अनाउंस हुआ था कि वी आर गोइंग टू एक्वायर वारिद। सो इतना लेंथी प्रोसीजर होता है ये एक्विजिशन का। सो मैं इस एंगल से बात कर रहा हूँ, तो इसलिए ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकते हैं। तो ब्रीच ऑफ ड्यूटी तब बनेगी अगर आप इन्फॉर्म नहीं करते लेटर ऑन के बिजनेस लॉस में जा रहा है। ठीक है जी प्लीज वॉइडेबिलिटी सारे पढ़े चलें, इसको रीड आउट करने की जरूरत नहीं क्योंकि आपने अगर फ्रॉड पढ़ा हुआ है तो ये लाइनें समझ आ जाएंगी। ये सारी वही बातें लिखी हुई हैं। दोबारा जरा पढ़िए, वॉइडेबिलिटी पढ़िए और फिर इंसिस्ट ऑन परफॉर्मेंस पढ़िए और फिर एक्सेप्शन टू वॉइडेबिलिटी। एग्जाम्पल 34, 35 तक पढ़ें सारा। ये सारी वही फ्रॉड वाली बातें हैं। बेटा प्रैक्टिस क्वेश्चन का नीचे ना वही जो मैं नोट्स रखवाता हूँ तो वो रखवा दिए मैंने, तो प्लीज़ आप कलेक्ट कर लीजिएगा अपने टाइम पे जब भी आपको सूट करे। उसमें इस चैप्टर से रेलेवेंट कुछ एग्जांपल्स गिवन है, प्रैक्टिस गिवन है, वो करिएगा। जी जी बेटे। फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन में हम ये कह सकते हैं कि फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन का एक्सट्रीम केस हो सकता है। यस ट्रू, ऐसे ही है, या मैं यूँ कहूँ इंटेंशन है दोनों कामों में सिर्फ एक, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो डिफरेंस क्रिएट करेंगी। जिसमें मैंने अभी लिखा कंसीलमेंट भी फ्रॉड है। कंसीलमेंट और कुछ इफेक्ट्स को छुपा लेना इंटेंशन है ना, ये इंटेंशन को रिफ्लेक्ट कर रहा है, लेकिन ये मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं हो सकती। सो यस, इंटेंशन पे बेस कर लें रादर देन एक्सट्रीम केस कहने के। एग्जाम्पल 31 इंटेंशन नहीं थी ना, क्योंकि अगर इंटेंशन क्रिएट करवा दी कि उसने जान के नहीं बताया तो फिर तो फ्रॉड हो गया, फिर यही ब्रीच ऑफ ड्यूटी फ्रॉड बन जाएगी। देखो ना, आप गौर करो उसने क्या लिखा, एनी ब्रीच ऑफ ड्यूटी प्रोविजन ऑफ लॉ, देखो गौर से, विच विदाउट एन इंटेंट टू डिसीव। नीयत नहीं थी, नीयत होती तो फ्रॉड होता, गलत नीयत होती, दानिस्ता करता तो फ्रॉड करता। जी बेटा। अच्छा 34 एग्जाम्पल कहता जी, इससे ऊपर 2 लाइंस जो है, नॉट कॉज द कंसेंट, ये वही बात है जो मैं पीछे पढ़ा के आया हूं अभी, जो 2 लाइंस लिखवाई हैं आपको पीछे बैक पे। अ फ्रॉड डज नॉट मेक अ कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल, तो इसी को आप चेंज कर लें अब, अ मिसरिप्रेजेंटेशन डज नॉट मेक अ कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल इफ इट डज नॉट इफेक्ट द फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टी कंसर्न। ये वही 2 लाइंस हैं बेटे। जी बेटे। किसकी बेटे? अच्छा ये वाली, अच्छा देखो पहले जरा समझ लो, आज एक छोटी सी और बात भी, मैं एक छोटा सा केस बनाता हूं ताकि मैं आपको कुछ थोड़ा सा समझा सकूं। ये गीला हो गया, मिस रिप्रेजेंटेशन, एक मिनट सॉरी जी, ये खराब हो जाना है यहाँ से। मिस रिप्रेजेंटेशन और सॉरी, एक चीज डैमेजेस के हवाले से सिखाने लगा हूं जो कि अभी तो नहीं आएगी, अगले चैप्टर्स में कहीं आएगी, लेकिन कोशिश करता हूं यहां पे थोड़ी सी समझ आ जाए, बाकी बाद में जाके समझ लेंगे। सपोज करें ये एक पार्टी है मिस्टर ए, ये मिस्टर कोई बी हैं, ये इनके दरमियान का कॉन्ट्रैक्ट है। सपोज अज्यूम करें, एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि इन्होंने गुड्स डिलीवर करनी थी, से मैं कहता हूँ जी से 1 जनवरी 2022 को इन्होंने गुड्स डिलीवर करनी थी और इसने पेमेंट करनी थी एडवांस में। सो इसने एडवांस में पेमेंट कर दी, सपोज कितने की जी, से मैं कहता हूँ जी 5 लाख की एडवांस पेमेंट हो चुकी है।
अज्यूम करें जी, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट कैसे है, सपोज इसका ब्रेकअप आप खुद बना लें। से हो सकता है 500 kg की प्रोडक्ट थी एट द रेट ऑफ 1000 रुपीज़ पर kg, तो ये 5 लाख रुपया बनता है। मैंने अज्यूम कर लिया, चल जाएगा काम। 500 kg की कोई भी प्रोडक्ट है जी और बी ने एडवांस दे दिया 5 लाख रुपया। ये गुड्स डिलीवर होनी थी 1 जनवरी को, और बी ने आगे एक कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था से सी के साथ, उसने ये गुड्स सी को बेचनी थी। किस रेट पे मैं कुछ बात नहीं कर रहा अभी, क्योंकि मैं उलझाना नहीं चाह रहा डैमेजेस में। डैमेजेस का मतलब क्या है ये भी समझ लें, साथ साथ ये भी समझा दूंगा। कंपनसेशन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, डैमेजेस मींस द कंपनसेशन। एक बात समझिए कि हमारा लॉ जो है ना वो बेस करता है डॉक्ट्राइन ऑफ इक्विटी के ऊपर, यानी अदल के निज़ाम के ऊपर। हमारा मकसद ये होता है सिविल केसेस में, ये क्रिमिनल केसेस नहीं डिस्कस करें। हाँ, अगर हमें याद हो पहला लेक्चर, तो हम सिविल केस के अंदर बिजनेस केसेस डिस्कस कर रहे हैं, ऐसे ही है। सिविल लॉ में बिजनेस लॉ डिस्कस कर रहे हैं। सो इस केस में ऐसा नहीं होगा कि आप कोई ऐसा क्रिमिनल ऑफेंस को कमिट करें जिस पे सजा या पनिशमेंट होगी। यहाँ पे बात की जाएगी डैमेजेस की। मैंने आपके राइट्स डैमेज किए, ठीक है, तो मैं कंपनसेशन दूंगा आपको। मैंने अपनी ऑब्लिगेशन परफॉर्म नहीं की, मतलब आपके राइट्स डैमेज किए अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, किसी भी किस्म का कॉन्ट्रैक्ट हो। ऐसे ही है ना। अब ये गुड्स डिलीवर करनी है, अगर ये गुड्स डिलीवर ना करे तो एक अपनी ऑब्लिगेशन परफॉर्म नहीं कर रहा, लेकिन डैमेज क्या हो रहे हैं, बी के राइट्स। बी केस फाइल करेगा तो ए को क्या करना पड़ेगा, कंपनसेशन देनी पड़ेगी। कंपनसेशन का कॉन्सेप्ट यहीं पे समझ लो। कंपनसेशन का मतलब हरगिज ये नहीं है कि आपने सेकंड पार्टी को या डिफॉल्टिंग पार्टी को पेनलाइज करना है। आपने बस ए को उस पोजीशन में वापस ले जाना है जिस पोजीशन में वो होता अगर ये डिफॉल्ट कमिट ना हुआ होता। उसे वापस रीस्टोर कर दो उस पोजीशन के अंदर। कैसे, मैं एक एग्जांपल बनाता हूं ताकि आपको समझना आसान हो जाए। सपोज ये 5 लाख का इसने बेचा, और चलें मैं इसको थोड़ा सा एग्जांपल को एक्सटेंड करता हूं। चलें मैं कहता हूं इसने ये 500 kg ही आगे बेच देना था से 1200 पर kg पे, सपोज अज्यूम करें। आज पहली तारीख आ गई, ए ने गुड्स डिलीवर नहीं की, ए ने डिफॉल्ट कर दिया, तो मैं कह सकता हूं ए डिफॉल्टिंग पार्टी बन गया, ऐसे है जी। और बी क्या होगी, एग्रीव पार्टी। ए ने अपनी ऑब्लिगेशन परफॉर्म नहीं की, बी का राइट डैमेज हुआ, बी क्या करेगा, केस फाइल करेगा। और केस कैसे बनेगा, बी वर्सेस ए। जहां तक समझ आ रही है जी बात। अब बी कहेगा ए ने मुझे ए ने मुझे टाइमली गुड्स डिलीवर नहीं की, मेरा नुकसान हो गया। अब अगर देखा क्या जाएगा, सपोज अज्यूम करें इस कॉन्ट्रैक्ट को तो छोड़ दें। आज अगर ए मार्केट से यही गुड्स खरीदने जाए तो मार्केट प्राइस है से 1000, बल्कि आसान कर लेता हूं 1100 रुपीज पर kg। मैं क्या कह रहा हूं कि अगर आज मार्केट से ये सामान बी खरीदने, बी ने चाहिए ना गुड्स, बी ये प्रोडक्ट आज मार्केट से खरीदने जाए तो 1100 रुपये पर kg पे मिलेगी। अभी भूल जाएं कि अगला कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, कितने पे सेल करना था, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, इसको भूल जाएं। बी ने केस फाइल किया, जनाब मैंने नुकसान कर दिया इन्हें, तो लॉ ऑफ डैमेजेस कैलकुलेट कर रहा है। कैसे कैलकुलेट करेगा, लॉ का एक फॉर्मूला बता रहा हूं सिर्फ अभी, MP माइनस CP, मार्केट प्राइस माइनस कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। आज मार्केट प्राइस कितने की है, 1100 की। कॉन्ट्रैक्ट कितने पे हुआ था, 1000 रुपए। कितने रुपए पर kg लॉस हो रहा है, 100 रुपए, राइट। मल्टीप्लाई कितने kg थी, 500, कितना बना, 50,000। अगर मैं कहूं कि लॉ कोर्ट बी को ये 50,000 दिलवा दे ए से, तो ए मार्केट जाकर यही प्रोडक्ट खरीद सकता है। कितने की मिलेगी आज प्रोडक्ट, आज प्रोडक्ट अगर देखें मार्केट में 1100 की है ना, तो कितने की मिलेगी, 1100 इंटू 50, 500 कितना बना, 5,50,000। 5 लाख तो वो वैसे भी दे रहा था, 50,000 एक्स्ट्रा जा रहा था, वो लॉ ने डैमेजेस की मद में दिलवा दिए तुम्हें। तो ए वापस उस पोजीशन में आ गया जिस पोजीशन में वो होता अगर डिफॉल्ट ना हुआ, तो गुड्स भी मिल जाती, 5 लाख की भी मिलती। आज भी उसे 5 लाख की मिल रही है, असल में 50,000 तो डैमेजेस मिलेंगे वापस। कुछ पल्ले बड़ी बात नहीं पड़ी बेटी। देखो आज वो मार्केट जाके पे करेगा कितना, 5,50,000 मार्केट में किसी भी मतलब में से XYZ को उसने पे कर दिया।
इस 5,50,000 में से वो लॉ को सबसे पहले कहेगा जनाब ये मैंने एडवांस दिया हुआ मुझे वापस दिलवा दें, तो 5 लाख तो ये वापस मिल गया आपको। अब मसला है कि 50,000 एक्स्ट्रा, तो कोर्ट ने वही बी ने डैमेजेस पे करने, बी ने डिफॉल्ट किया ना, सॉरी बी ए ने किया, सॉरी हाँ ए ने किया जी, ए ने डिफॉल्ट किया, सॉरी जी मैं गलत हो गया, ए ने डिफॉल्ट किया, तो ए से कहेगा कि तुम डैमेजेस पे करो। डैमेजेस कितने हैं? 50,000। अब ए एक्चुअली में ये एडवांस भी पे कर रहा है और 50,000 भी पे कर रहा है, तो ए एक्चुअली में 50,000 भी दे रहा है बी को, तो बी के पास कितने आ गए टोटल? 5,50,000। सो पहले मैं गलत बोल गया हूँ लाइन, फिर इसका मतलब बताते तो सही, तुम लोग भी सारे शहजादे हो। सो अब इसका मतलब मैं फिर बी के हवाले से लाइन बोल देता हूं कि बी उस पोजीशन में वापस आ गया जिस पोजीशन में वो होता अगर डिफॉल्ट कमिट ना हुआ होता। प्लीज ऑनलाइन वाले भी, अब ऑनलाइन वालों ने कंफ्यूज हो रहे होना। अच्छा सो समझ आ रही बात की अब कि आज भी बी को ये 5 लाख का ही पड़ा है असल में, 50,000 तो उसने ए से रिकवर कर लिया। तो थोड़ा सा डैमेजेस समझ आए हैं कि ऊपर से गुजर गए हैं सारे सबको जो यहां बैठे हैं। चलो सो ये है डैमेजेस कैलकुलेशन का एक तरीका, एक छोटा सा तरीका, वरना अभी मल्टीपल और प्रोविजंस डिस्कस करनी है हमने डैमेजेस के ऊपर, लेकिन ये एक छोटा सा वे है जो पहला स्टेप है डैमेजेस कैलकुलेट करने का। पार्टी को उस पोजीशन में वापस ले जाओ जिस पोजीशन में वो होती अगर डिफॉल्ट कमिट ना हुआ होता। अब देखो अब वो फ्रॉड में एक लाइन क्या लिख रहा है ये वाली वो कहते हैं दैट ही शैल बी पुट इन अ पोजीशन इन विच he would have been if the representation made had been true। अगर वो रिप्रेजेंटेशन दुरुस्त होती और मैं जिस पोजीशन में होता उस पोजीशन में वापस ले जाओ मुझे, अगर वो रिप्रेजेंटेशन दुरुस्त होती। he shall be put in a position, वापस उस पोजीशन में ले जाओ in which he would have been, जिस पोजीशन में वो होता if the representation made, जो रिप्रेजेंटेशन दी गई थी had been true, वो दुरुस्त होती। तो is that clear? बात समझ आ गई अब? सो मैंने डैमेजेस के साथ उसको लिंक करके समझा दिया जी। और कोई क्वेश्चन? प्लीज 35 तक पढ़ने के लिए कहा था। अगर केस को देख के आपको आइडिया हो जाता है, केस को देख के। अच्छा इसमें बर्डन ऑफ प्रूफ किसी एक पार्टी के ऊपर नहीं होगा, केस डिसाइड कोर्ट डिसाइड कर रहा होता है कि अच्छा ये केस पढ़ के तेरा बनता है भाई तू प्रूफ कर जी। प्लीज डिफरेंस बिटवीन फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन। इंसिस्ट ऑन परफॉर्मेंस वाली बात मैंने 9th लेक्चर में भी बताई थी, सूट फॉर परफॉर्मेंस और सूट फॉर इंजंक्शन। चलो ठीक है, डिफरेंस बिटवीन फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन। देखो जरा, इंटेंशन है पहला डिफरेंस और दूसरा रेमेडीज। ये दोनों बातें हम पढ़ चुके हैं, जरा एक दफा पढ़िए प्लीज, देखें समझ आती है। डैमेजेस के ऊपर मैं थोड़ी सी और बात करता हूं अभी, रेमेडी के ऊपर सॉरी। पार्टी है सर, उसका राइट्स में भी डिफरेंस आएगा क्योंकि लॉफुल राइट्स में किस हवाले से? किसा मिसरिप्रेजेंटेशन या फिर फ्रॉड? जी बिल्कुल, मैंने वही बताने लगा हूँ, उसी के लिए रुका हुआ था। देखो जी एक बात याद रखो, मैंने कल भी एक बात लेक्चर 9 में भी ये बात बताई थी कि फ्रॉड जो है वो इनफैक्ट एक क्रिमिनल ऑफेंस भी है और एक सिविल ऑफेंस भी है। एक साइड उसकी क्रिमिनल ऑफेंस है, एक साइड उसकी सिविल ऑफेंस है। मैंने कहा इसमें 2 ब्रांचेस निकलती हैं, एक सिविल ऑफेंस और एक क्रिमिनल ऑफेंस। आप इंटेंशन है आप डिसीव कर रहे हो, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट तो गया वो तो वॉइड होगा ही होगा, वो साइड जो है बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट के वॉइड वाली वो तो सिविल ऑफेंस है, इसके अंदर आएंगे डैमेजेस। लेकिन ये एक क्रिमिनल ऑफेंस भी है, लॉ ने मना किया है, प्रोहिबिटेड एक्टिविटी है कि किसी दूसरे को डिसीव करना, धोखा देना। अब अगर ये प्रोहिबिटेड एक्टिविटी तो ये क्रिमिनल ऑफेंस भी है एट द सेम टाइम, और अगर ये क्रिमिनल ऑफेंस है तो यहां पे पाएगी पनिशमेंट। बात समझ आ रही है? यानी डैमेजेस भी पड़ रहे होंगे और पनिशमेंट भी मिल रही होगी आपकी इंटेंशन की वजह से। जबकि एक मिसरिप्रेजेंटेशन जो है वो इनोसेंस है, ठीक है, इंटेंशन नहीं थी धोखा देने की। अब ये कौन सा ऑफेंस हुआ फिर? सिविल ऑफेंस, सिर्फ सिविल ऑफेंस। इसके अंदर आपको सिर्फ मिलेगी तो कंपनसेशन मिलेगी, डैमेजेस की जगह वर्ड बेशक आप यहां पे कंपनसेशन कर लें, मिलेगी तो सिर्फ कंपनसेशन। क्या पनिशमेंट मिलेगी? नो।
क्योंकि आपने कोई क्रिमिनल ऑफेंस कमिट ही नहीं किया, ठीक है। सो अब जरा इस दो लाइंस को पढ़ो रेमेडीज को। तो एक में आपको वो डैमेजेस के बारे में बता रहा है और दूसरे में कह रहा है ना ना मिसरिप्रेजेंटेशन में कोर्ट बताएगी कि आपको डैमेजेस के अलावा कुछ मिलना है कि नहीं मिलना, कोर्ट की डिस्क्रिशन पे चला जाएगा। जी अब पढ़िए रेमेडीज वाली दो लाइंस, अब देखें समझ आती है। अच्छा एक और छोटी सी चीज अंदाजे से बता देता हूं, अभी उस केस को शायद डिस्कस तो नहीं करेगा, ना ही पेपर में ना ही बुक में है। किसी मिसरिप्रेजेंटेशन से हो सकता है शायद नुकसान भी ना हो, और अगर नुकसान नहीं होता तो शायद डैमेजेस का क्वेश्चन ही ना आए। जैसा फॉर एग्जांपल आपको इनोसेंट मिस्टेक थी, मैंने कार के बारे में गलत बयानी कर दी, अनवेरीफाइड इंफॉर्मेशन दे दी, आपने कार खरीद ली, कोर्ट ने रीस्टोर करवा दिया कॉन्ट्रैक्ट को कि वापस कार वापस कर दो, पैसे वापस ले लो, हो गया। क्या इसके अलावा कोई नुकसान हुआ? नहीं। तो शायद मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर कोई नुकसान ना हो तो शायद कोई डैमेजेस ही ना हो, रेस्टोरेशन हो जाएगी और डैमेजेस नहीं होंगे। बात समझ आ रही है? यानी कंपनसेशन भी शायद कोई और ना हो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। ये भी कोर्ट की डिस्क्रिप्शन पे चली जाएगी। जी बेटे अब आप पूछिए। सर ये राइट ऑफ रेस्टिट्यूशन है सर, ये क्या होता है? क्या सॉरी सर राइट ऑफ रेस्टिट्यूशन, रेस्टिट्यूशन किधर लिखा हुआ है? अलग से राइट ऑफ रेस्टिट्यूशन ही है, रिस्टोर द बेनिफिट्स, ये उसी का वर्ड मैं बार बार यही तो यूज कर रहा हूँ, राइट ऑफ रेस्टिट्यूशन। दूसरा क्या है? पनिशमेंट। पनिशमेंट है वो पेनल्टी है, पेनल्टी का वर्ड यूज करता है उसके लिए। जी डन। मिसरिप्रेजेंटेशन में कोई पेनल्टी नहीं है? मिसरिप्रेजेंटेशन में कोई पेनल्टी तो वैसे ही नहीं है, उक्का नहीं है, ये भी नहीं हो सकती, ये भी ना हो, मैं ये बता रहा हूँ। यही तो बताया मैंने कि मिसरिप्रेजेंटेशन के अंदर ये तो है ही नहीं, क्योंकि सिविल क्रिमिनल ऑफेंस ही नहीं है। सिविल ऑफेंस के अंदर भी जो डैमेजेस मिल रहे हैं हो सकता है वो भी ना देने पड़े, जो मैंने भी केस बताया कि आपको कोई नुकसान ही नहीं हुआ, तो फिर काहे का आपको डैमेजेस दें? कंपनसेशन का मकसद, अब मैं दोबारा एक और चीज एक्सप्रेस कर दूं, उसी चैप्टर 9 या 10 है 9 से। कंपनसेशन का एक मतलब ये है कि एक पार्टी को उस जिसके साथ बुरा हुआ है, जिसके साथ पैड़ी हुई है, उसको उस पोजीशन में वापस ले जाओ जिस पोजीशन में वो होती अगर ये डिफॉल्ट कमिट ना हुआ होता। लेकिन कंपनसेशन का मतलब ये हरगिज नहीं है कि डिफॉल्टिंग पार्टी को डैमेज दो, कि नुकसान दो, पनिशमेंट दो, ये हरगिज मकसद नहीं है कंपनसेशन का। बिकॉज मैंने भी कहा हमारा लॉ बेस करता है डॉक्ट्राइन ऑफ इक्विटी के ऊपर, अदल के निज़ाम के ऊपर। इसका जितना नुकसान हुआ वो नुकसान भर दो, इसको फर्दर फिनिश करने की जरूरत नहीं है। जैसा अभी मैंने व्हीकल की एग्जांपल दी, व्हीकल में जितना नुकसान हुआ आपने भर दो, मैंने चीजें वापस कर दी, आपने गाड़ी वापस कर दी, बात खत्म, कोई नुकसान नहीं हुआ, तो मजीद मुझे पनिश करने की जरूरत नहीं है, बस मैं पैसे वापस करूंगा। यहां पे देखो बी का नुकसान हुआ, आपने भर दिया 50,000 रुपए का, तो इसका मतलब है ए कितने डैमेजेस पे कर रहा है? सिर्फ 50,000, इससे ज्यादा क्या पनिश करें? नो। बात समझ आई? चलो चलो जी प्लीज, अब मैं जरा थोड़ा सा इस लाइंस को पढ़ देता हूं ताकि आप मजीद क्लैरिटी आ जाए। आपने इतनी दफा पढ़ ली। इट इज अ सिविल रॉन्ग, फ्रॉड जो है, लेकिन ये क्रिमिनल रॉन्ग भी है, क्रिमिनल ऑफेंस भी है। एन एग्रीव पार्टी कैन क्लेम डैमेजेस, ये ले सकती है, ठीक है, और इसको भी वो डैमेजेस का इनाम दे रहा है। इन एडिशन टू द कैंसिलेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल कर सकती है, और हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट तो कैंसिल हो ही हो, सिविल में कॉन्ट्रैक्ट तो कैंसिल हो ही हो, साथ साथ ये पनिशमेंट के तौर पे भी वो इसको डैमेजेस का नाम दे रहा है। यहां पे वो पनिशमेंट को डैमेजेस कह रहा है। मेरी बात समझ आई थोड़ी सी, कि वो डैमेजेस क्लेम कर सकता है इन एडिशन टू कैंसिलेशन, कि कॉन्ट्रैक्ट तो कैंसिल होगा, डैमेजेस फिर भी क्लेम कर लेगा। क्यों? क्योंकि ये एक क्रिमिनल ऑफेंस भी है। क्लियर? अब दूसरी बात पे आइए, मिसरिप्रेजेंटेशन। एग्रीव पार्टी कैन ओनली अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट खत्म करेगा, ये साइड तो है ही नहीं। और कहता है बट द डैमेजेस आर ओनली पेएबल एट द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट, कोर्ट चाहेगा तो डैमेजेस दिलवा देगा, वरना डैमेजेस नहीं है। और कोर्ट क्यों दिलवाएगा जब कोई नुकसान हुआ ही नहीं आपका? तो इज दैट क्लियर? चलो आ जाओ अब आगे। प्रैक्टिस क्वेश्चन 3, 4, 5, 6 आपने घर से करना है। प्लीज इसके साथ मार्क कर लीजिए कि ये पास पेपर के कौन कौन से क्वेश्चन हैं जल्दी से। प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 जो है ये स्प्रिंग 2016 का पास पेपर है। स्प्रिंग 2016 का क्वेश्चन नंबर 2 था, पास पेपर का क्वेश्चन। स्प्रिंग 2016 का क्वेश्चन नंबर 2 था।
मैं पार्ट नहीं बोल रहा प्लीज। प्रैक्टिस क्वेश्चन 4 जो है, सब मेरे साथ हो, मैं जो क्वेश्चन नंबर बोलता हूं वो पास पेपर का क्वेश्चन नंबर बोलता हूं, ठीक है? 2 था। प्रैक्टिस क्वेश्चन 3 बोला मैंने, 1 बोला। माजर जी, मेरी गलतियां पकड़ लिया करें फौरन और बता दिया करें, मैं फ्लो में बह रहा हूं। अच्छा जी, प्रैक्टिस क्वेश्चन 3 स्प्रिंग 2016 का पास पेपर है और पास पेपर का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है जी। प्रैक्टिस क्वेश्चन 4 पास पेपर का क्वेश्चन है ऑटम 2017 का पास पेपर है, ऑटम 2017 का क्वेश्चन नंबर 3। पार्ट्स नहीं बता रहा मैं साथ, मार्क्स की, अच्छा इसमें है, वैसे हर एक में नहीं होती। पहला जो था वो 5 मार्क्स का था जो मैंने अभी बोला है, प्रैक्टिस क्वेश्चन 3 5 मार्क्स का था और प्रैक्टिस क्वेश्चन 4 शायद 3 मार्क्स का था। ये पार्ट है ना, एक्चुअली ये पार्ट था। प्रैक्टिस क्वेश्चन 5 मेरे पास हर एक में मार्क्स नहीं होंगे, हाँ ये जरूर होगा। प्रैक्टिस क्वेश्चन 5 जो है ऑटम 2018 का पास पेपर है, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए, ठीक है? ऑटम 2018 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए, ये मार्क्स थे 4। प्रैक्टिस क्वेश्चन 6 में मेरे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, चलें वो वैसे ही पढ़ लीजिएगा, 2 लाइनों का। सो बेटा ये प्रैक्टिस क्वेश्चन 3 4 5 6 होमवर्क है, ओके? चलो जी आ जाओ आगे, मिस्टेक पढ़ते हैं। अब मिस्टेक की जरा डिस्कशन करते हैं। मिस्टेक, प्लीज स्टार्ट करते हैं। मिस्टेक 2 तरह की है जी, मिस्टेक ऑफ लॉ और मिस्टेक ऑफ फैक्ट। 2 तरह की डिस्कशन आएगी हमारे सामने, मिस्टेक ऑफ लॉ और मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स। तो पहले जरा लॉ को डिस्कस कर लेते हैं। लॉ की मिस्टेक 2 तरह का हो सकता है, आप या तो पाकिस्तान के अंदर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं या पाकिस्तान से बाहर भी कर सकते हैं। पाकिस्तानी लॉ के बारे में मिस्टेक पर हैं, किसी भी लॉ, किसी भी, हम खाली सिविल लॉ की बात नहीं कर रहे, बिजनेस लॉ की बात नहीं कर रहे, वैसे असूलन हमें बिजनेस लॉ की डोमेन में रहना चाहिए। पाकिस्तानी लॉ के बारे में मिस्टेक पे हैं, हमारे कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा है, हमारी पार्टनरशिप एक्ट में क्या लिखा है, हमारे निगोशिएबल एक्ट में क्या लिखा है, उस बारे में मिस्टेक पर हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट एक पार्टी मिस्टेक पे या दोनों? अच्छा ये वर्ड जरा पढ़ लीजिए, यूनिलेटरल और बायलेटरल का क्या मतलब है? यूनिलेटरल का मतलब है कि सपोज मैं सैम के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं और अगर मैं गलती पर हूं तो ये, और ये दुरुस्त है, इसके बारे, इसको सही पता है इंफॉर्मेशन का, मैं पाकिस्तानी किसी प्रोविजन ऑफ लॉ के बारे में मिस्टेक पर हूं, तो इनफैक्ट ये यूनिलेटरल मिस्टेक होगी, ठीक है? और अगर हम दोनों गलती पर हैं तो ये बायलेटरल मिस्टेक होगी। सपोज मैंने एक वर्ड पढ़ाया था लिमिटेशन एक्ट का, याद है आप लोगों को? मैंने कहा था 3 साल होता है एक डेट का टाइम पीरियड, उसके बाद इंसान अपना राइट या पर्सन अपना राइट खो देता है, राइट टू रिसीव द बेनिफिट, वो खत्म हो जाता है। सो सपोज मैं कहूं मेरे जहन में है कि लॉ ऑफ लिमिटेशन एक्ट 1 साल का होता है और ये से सही पता है कि 3 साल का ही होता है, तो इनफैक्ट ये ठीक है, ये दुरुस्त है, मैं गलती पर हूं, तो ये यूनिलेटरल मिस्टेक होगी। लेकिन अगर हम दोनों ही, इसको लगता है 2 साल होते हैं, मुझे लगता है 1 साल होता है, तो इनफैक्ट हम दोनों ही मिस्टेक पर हैं, तो ये बायलेटरल मिस्टेक कहलाएगी। इज दैट क्लियर? अच्छा, मिस्टेक हो रही है एक साइड से हो या 2 साइड से, पाकिस्तानी लॉ के बारे में, पाकिस्तानी लॉ के बारे में एक बंदा गलती कर रहा है या दोनों बंदे गलती कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा, कॉन्ट्रैक्ट की जात पे कोई फर्क नहीं पड़ता, नेग्लिजेंस से कॉन्ट्रैक्ट की जात पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरी बात समझ आई? मैंने देखो आगे उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या लिखे हैं, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वेदर यूनिलेटरल और बायलेटरल। मैं गलती पे हूं कि लिमिटेशन एक्ट 1 साल का है, तब भी इस कॉन्ट्रैक्ट की जात पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मेरी बात समझ आई है? अच्छा, मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ। अच्छा, फॉरेन लॉ के बारे में कोई मिस्टेक हो, किसी में यूके में कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, यूएसए में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, उस लॉ के बारे में आप ज़्यादा अवेयर नहीं होते, अगर अब मिस्टेक हो रही है तो क्या होगा? वो कहता है बिल्कुल वैसे ही ट्रीट करना जैसे मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स को ट्रीट करते हो, द सेम ट्रीटमेंट फॉर जो आपने मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स के लिए स्पेसिफाई किया वही आप फॉरेन लॉ की मिस्टेक के बारे में भी अप्लाई करेंगे। तो फिर पहले मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स समझ लेते हैं। फैक्ट्स क्या है? अबाउट द सब्जेक्ट मैटर, अबाउट द सब्जेक्ट मैटर, आसान लफ्ज़ कर देता हूँ। अभी हम बात कर रहे थे लॉ की मिस्टेक, अब हम बात करने लगे फैक्ट्स की मिस्टेक। हकाइक, हकाइक में कई चीज़ें रहती हैं, उसमें एक ऑब्जेक्ट भी है चीज़ के बारे में, ठीक है? किसी भी किस्म की फैक्ट्स या हकीकत जो भी, हकाइक जो भी हैं, वो चीज़ के बारे में भी हो सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट की किसी टर्म के बारे में भी हो सकते हैं, व्हाटएवर। अब हम प्रोविजन ऑफ लॉ की बात नहीं कर रहे, अब हम फैक्ट्स की बात कर रहे हैं। फैक्ट्स में 2 तरह की मिस्टेक हो सकती हैं। द वन इज
यूनिलेटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट और बायलेटरल मिस्टेक। यूनिलेटरल क्या है, वन साइडेड, एक पार्टी गलती पर है, और बायलेटरल क्या है, दोनों पार्टीज गलती पर हैं। अभी मैं सिर्फ कॉन्सिक्वेंस पढ़ा रहा हूं, मिस्टेक को अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे फर्दर। यूनिलेटरल मींस एक पार्टी गलती पर है फैक्ट्स के बारे में। सपोज मैं गलती पर हूं किसी फैक्ट के बारे में, से अज्यूम करते हैं से लाइक इसको इस तरह कर लेते हैं, यूनिलेटरल है ना, हाँ ठीक है, बल्कि पहले बायलेटरल करते हैं। सपोज बायलेटरल समझाना ज़रा ज़्यादा आसान हो जाएगा। बायलेटरल किस तरह है, क्योंकि ज़रा थोड़ा ज़्यादा जेन्युइन एग्जांपल नजर आएगी। सपोज इस सैम के पास दो व्हीकल्स हैं, सपोज से एक कौन सी है, कोई दो बोल दे यार, कोई भी सपोज दो व्हीकल्स हैं, से एक होंडा की एक सुजुकी की, सपोज इस तरह आसान कर लेते हैं, दो व्हीकल्स हैं। इसके जहन में ये है ही इज़ एक्चुअली सेलिंग हिज होंडा व्हीकल, और मेरे जहन में मैं इसकी सुजुकी व्हीकल का रेट लगा रहा हूँ। कुछ भी एज्यूम कर लें, व्हीकल्स जो मर्जी एज्यूम करें, मैंने इसलिए दो ब्रांड्स यूज़ कर लिए। इसको लगता है ये अपनी होंडा की कार बेच रहा है, और मुझे लग रहा है कि मैं जो रेट लगा रहा हूँ या जो बार्गेनिंग कर रहा हूँ, मैं सुजुकी की बार्गेनिंग कर रहा हूँ। इनफैक्ट दोनों ही हम गलती पर हैं उस ऑब्जेक्ट के बारे में। फैक्ट्स में ऑब्जेक्ट भी तो है, हम उस ऑब्जेक्ट की आइडेंटिटी के हवाले से गलती पर है। इसके जहन में होंडा है, मेरे जहन में सुजुकी है, और उल्टा हो गया शायद, जो भी बड़ा हुआ। सो फैक्ट्स के बारे में अगर हम दोनों गलती पर हैं, दोनों पार्टीज गलती पर हैं, अब यहाँ पे प्रोविजन ऑफ लॉ की गलती पे नहीं है, हम प्रोडक्ट के बारे में डिस्कशन हो रही है, ऑब्जेक्ट के बारे में, तो ऑब्जेक्ट भी तो आपके फैक्ट्स ही हैं। केस मैंने कहा फैक्ट्स ऑफ द केस का मतलब ये है उस ऑब्जेक्ट के बारे में, उस टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, किसी भी चीज़ के बारे में जो भी हकायक हैं उसमें गलती पर हूँ हम। मेरी बात समझ आ रही है? सो अब यहाँ पे अगर हम इस तरह की गलती पे, तो ये फैक्ट्स की मिस्टेक है। ये क्या हुई, बायलेटरल मिस्टेक, दोनों साइड से गलती। कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, वॉइड, नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। तो क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं, कोई किसी भी केस फाइल कर ही नहीं सकता। बात समझ आई है? हाँ, यूनिलेटरल हो तो वैलिड है, उसकी एग्जांपल बुक से ही पढ़ेंगे तो ज़्यादा आसान समझेगा। आज जरा बुक पे आ जाओ। हाँ, एट द टाइम ऑफ डिले, देखो एग्जीक्यूशन कभी मैटर नहीं करती। आप बताइए अगली बात। हाँ, तो वी आर बोथ आर एट मिस्टेक। क्या मतलब है? आपने समझा यही कि वो वैलिड है। एक्चुअली में वैलिडिटी कब इंश्योर होगी, जब केस फाइल करने जाओगे, तब कोर्ट डिसाइड करेगा कि आप लोगों ने जो आपस में खेम खेली है वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, वो तो वॉइड है, एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। वैलिडिटी या वॉइड, ये जो वॉइडेबिलिटी है, ये आप डिटरमिन कर रहे होते हो कोर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से कि यार कोर्ट के नज़र में ये कॉन्ट्रैक्ट क्या एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था। इस तरह तो फिर जब वो चर्च लेने वाला चर्च का कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, उसकी जहन में तो वो बहुत एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है कि एग्रीमेंट बगैर ज़बान की कीमत है, ये ले जी पैसे देना अब तुम। तो द पॉइंट इज ऑब्जेक्ट अनलॉफुल, लेकिन वो जब ट्रेड कर रहा है या एग्रीमेंट कर रहा है, वो तो फिर उसे वो तो अपनी तरफ से बड़ा जेन्युइन एग्रीमेंट कर रहा है। और मैं अगर ये गलत कहना गलत नहीं होगा कि जो जितने भी आपके इल्लीगल एग्रीमेंट्स होते हैं, ये ज़्यादा वैल्यू रखते हैं उनकी नज़र में एज़ कम्पेयर टू द लीगल एग्रीमेंट्स। तो है तो वो इलीगल लॉ की नज़र में तो वो सारे वॉइड्स होते हैं, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हैं। ठीक है, वाइड एग्रीमेंट कहना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहना चाहिए। ट्रू ट्रू। आ जाओ जरा प्लीज बुक पे आओ, बेटी मेरे लिए पढ़े। अच्छा, पहली लाइन पूरी काट दें डेफिनेशन में, उसकी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट स्टार्ट करें। मिस्टेक एज एन एरोनियस बिलीफ एट कॉन्ट्रैक्टिंग दैट सर्टन फैक्ट्स आर ट्रू। गलती पर हैं जी आप, ठीक है। तो ज़रा पहले एक एक करके पढ़ते हैं, मैं ज़रा इसको जंप करके पढ़ाता हूँ। पहले आ जाएं प्लीज़ अगले पेज पे, पेज नंबर 69 के ऊपर आपको मिस्टेक एज टू लॉ मिल रही है। प्लीज, मिस्टेक एज टू लॉ जी। Contract is not voidable because it was caused by a mistake as to any law in force in Pakistan, but a mistake as to a law not in force in Pakistan has the same effect as a mistake of fact. तो कहता है मिस्टेक ऑफ पाकिस्तानी लॉ है तो ये वॉइडेबल नहीं, मींस वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन अगर फॉरेन लॉ की मिस्टेक है तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स की तरह डील करो इसे जी। एग्जाम्पल 44 और 45 पढ़िए जी। जी सर, नेग्लिजेंस और मिस्टेक के अंदर कहाँ पर डिफरेंस आता है? नेग्लिजेंस और मिस्टेक के अंदर किस हवाले से कह रहे हो? मतलब मुझे इसको एक्सप्लेन करना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल लग रहा है। सर ऐसे कि नेग्लिजेंस जो है वो लाइक मतलब एक्सक्यूज नहीं है, लेकिन मिस्टेक में वो वॉइडेबल हो जाता है ना एक पॉइंट पे आके, जहाँ पे मतलब
बायलैटरल मिस्टेक होती है, तो सर है तो वो भी दोनों पार्टीज की नेग्लिजेंस। मैं फिर इसका आंसर यूं कह सकता हूँ कि ये तो फिर केस टू केस वेरी करेगा, बहुत ध्यान से केस की माइन्यूट डिटेल्स देखनी पड़ेंगी टू आइडेंटिफाई कि यार ये नेग्लिजेंस है या मिस्टेक है। ट्रू। अब ये बहुत डिफरेंट सी अजीब सी चीज़ है जिसको एक्सप्लेन करना शायद वर्ड्स में एक्सप्रेस करना मुश्किल होगा अनटिल और अनलेस हमारे सामने कोई केस आए। मैं ये समझता हूँ कोर्ट की डिस्क्रिप्शन पे चला जाएगा। यस, गलत बिलीव, एरर से निकला वर्ड, एरोनियस, गलती। जी एग्जाम्पल 44 और 45। 45 शायद अभी समझना है क्योंकि 45 अभी मिस्टेक ऑफ फैक्ट नहीं अभी पूरा पड़ा। लेकिन अगर आप ये देख लेना कि उस पर्टिकुलर एग्जाम्पल 45 में दोनों गलती पर हैं और उसने हमें कहा फॉरेन लॉ की मिस्टेक को ऐसे ही डील करो जैसे फैक्ट्स को करते हो। फैक्ट्स में अगर दोनों गलती पर हो तो हम क्या कहते हैं, और अगर दोनों में एक गलती पर हो तो ज़रा देखो कितने गलती पर हैं, दोनों, पाकिस्तानी भी और फॉरेनर भी, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वॉइड होगा। जी डन 44 45। सो चलें वापस आते हैं अब मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स के ऊपर। तो पहले जरा हम बायलैटरल मिस्टेक डिस्कस करते हैं। बायलैटरल मिस्टेक के केस में क्या होना है, दोनों पार्टीज गलती पर होंगे फैक्ट्स के हवाले से और कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। अच्छा फैक्ट्स में क्या हो सकता है जस्ट अ मिनट प्लीज, हो सकता है फैक्ट्स के हवाले से, जैसा मैंने कहा फैक्ट्स मतलब कुछ भी हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट। तो मैं इसमें यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखने लगा हूँ जिस किस किस्म की फैक्ट्स के बारे में मिस्टेक हो सकती है। लाइक फैक्ट्स के बारे में हम लोग प्राइस की गलती कर सकते हैं, क्वांटिटी की गलती कर सकते हैं, क्वालिटी की गलती कर सकते हैं, हम लोग इसके अलावा आइडेंटिटी की गलती कर सकते हैं, हम इसके अलावा टाइटल की गलती कर सकते हैं। मिस्टेक्स, ये मैंने मिस्टेक्स की टाइप्स ज़रा लिखी हैं कि किस किस किस्म की गलती हो सकती है। हो सकता है दो पार्टीज़ आपस में प्राइस के बारे में गलत हों, हो सकता है दो पार्टीज़ आपस में क्वांटिटी को लेकर गलत हों। क्वांटिटी को लेकर कैसे, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मैं अपना शोरूम सेल कर रहा हूँ, उसमें से मैं कहता हूँ 20 व्हीकल्स हैं, मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं 20 व्हीकल्स के साथ ये अपना शोरूम सेल कर रहा हूँ, जबकि शायद सामने वाले को पता है कि 21 व्हीकल्स हैं। सो दोनों पार्टीज गलती पर है। मेरे जहन में मैं 20 का रेट लगा रहा हूँ, उसके जहन में 21 का रेट लगा रहा है। मेरी बात समझ आ रही है? तो क्वांटिटी की मिस्टेक हो सकती है, क्वालिटी की मिस्टेक हो सकती है। अभी हम एक एक एग्जांपल पढ़ते जाते हैं, आपको क्लियर होता जाएगा कि ये मिस्टेक्स हो कैसे सकती हैं। इज इट क्लियर? चलो आ जाओ ज़रा बेटा पढ़िएगा बायलैटरल मिस्टेक। When both the parties to an agreement are under a mistake as to a matter of fact essential to the agreement, और वो फैक्ट एसेंशियल है एग्रीमेंट के लिए, the agreement is void. एग्रीमेंट का रिजल्ट्स क्या हो जाएंगे, वॉइड। लीजिए एग्जाम्पल 36 जो है वो एग्जिस्टेंस के ऊपर बेस करती है कि सब्जेक्ट मैटर एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। जरा प्लीज एग्जाम्पल पढ़िए 36, देखिए दोनों पार्टीज कैसे मिस्टेक पर हैं। एग्जाम्पल की आखिरी लाइन में उसका पर्पस लिखा हुआ करेगा। उसने कहा जी घोड़ा मर चुका था और इस बात का दोनों को इल्म नहीं था, तो सब्जेक्ट मैटर एग्जिस्ट ही नहीं करता था जिसके बारे में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ, दोनों गलती पर हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा, बायलैटरल मिस्टेक। जी नेक्स्ट 37, क्वांटिटी के बारे में मिस्टेक। जी एक पार्टी को लगता है कि वो 3 घोड़े बेच रही है, जबकि दूसरी पार्टी को लगता है कि वो 3 खरीद रही है और एक को लगता है वो 2 बेच रही है। तो इनफैक्ट दोनों पार्टीज वंस अगेन क्वांटिटी के हवाले से मिस्टेक पर हैं। इसकी ज्यादा अच्छी एग्जांपल अगर मैं कहूँ, मैं उसका वीट का गोडाउन खरीद रहा हूँ, तो मेरा एस्टिमेट हो कि इतना है और तो अगले का भी एस्टिमेट हो कि नहीं इतने का गोडाउन में केजी से वीट पड़ी हुई है, तो इनफैक्ट दोनों ही मिस्टेक पर होंगे। जी नेक्स्ट सर ये यही वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ पे जो भी हम बड़े क्वांटिटी वाला, सर ये यूनिलैटरल कैसे होएगा? यूनिलैटरल कैसे होएगा? हाँ जी, मतलब
अभी यहाँ पे तो बायलेटरल है, दोनों तरफ से mistake। दोनों तरफ से मिस्टेक है। यूनिलेटरल भी पढ़ते हैं, एक मिनट आ जाए, एक एग्जांपल पढ़ते हैं। यूनिलेटरल ना जेन्युइन एग्जांपल लगती नहीं, इसलिए मैं सबसे आखिर में पढ़ाऊंगा, ठीक है जी। प्लीज एग्जांपल 38, क्वालिटी के बारे में मिस्टेक। रेसिंग घोड़ा खरीदना था ना, गधा खरीद लिया। आपने कहना भाग, उसने कहना अच्छा, उन्होंने कहना शायद मालिक कह रहा है कि चल, ठीक है चलो जी। कौन से वाला यार बेटे, एग्जाम्पल 38 वाला? आज जी आप क्या कह रहे हो, क्या नहीं है? एक मिनट। Arif agreed to buy a particular horse from Bakir. Bakir both believe it to be a racing horse, but it turns out to be a cart horse. अच्छा, द एग्रीमेंट, उनका ख्याल है कि अच्छा अब ये क्या नहीं है, मैं इसको यूं कह रहा हूँ कि उसे खुद भी नहीं पता। आप कह रहे हो कि ये अनवारंटेड है इसलिए ये अनवेरीफाइड है, तो इसे उस पर चला जाना चाहिए। अच्छा अब इसमें एग्जाम्पल बना के फंसा देना इसने मुझे। अच्छा बट इट टर्न्स आउट टू बी अ, अच्छा अब ये हो सकता है कि उसने इसको लिंक करने की कोशिश किया, हालांकि यस मिस रिप्रेजेंटेशन का केस निकल सकता है। मैं कह सकता हूँ कि ये एग्जाम्पल है, माफ़ कर दें इसको, थोड़ा सा नहीं कहना पड़ेगा। हाँ ठीक है, सही कह रहे हो आप, माफ़ करना पड़ेगा केस में। तो वो उसके जहन में अगर है, अगर अनवारंटेड इन्फॉर्मेशन है, बात तो सही है ना किसी तरह से, कि आप एक्सप्रेस कर रहे हो या बिलीव कर रहे हो कि ये एक रेसिंग हॉर्स है, तभी तो आप सेल आउट कर रहे हो ना इनफैक्ट। तो ये हो सकता है कि ये लीड कर जाए टूवर्ड्स दैट वे, लेकिन ये एग्जाम्पल है, मैंने पहले भी कहा था एग्जाम्पल में माफ़ कर दीजिएगा, एग्जाम्पल में थोड़ी बहुत ही ऊंच नीच हो सकती है जी प्लीज़। नेक्स्ट 39, प्राइस के बारे में, बड़ी अजीब सी एग्जाम्पल है, हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन चल प्राइस की मिस्टेक कौन सी, क्या माफ़ कर दे यार मैंने इसलिए पहले ही मैंने वर्ड यूज़ किया, मैं कहा बहुत ही थकी हुई एग्जांपल, मैंने ये वर्ड कहा। अज्यूम करो ये वो शो करना चाह रहा है कि दोनों साइड से मिस्टेक हो रही है, अज्यूम कर लो, क्योंकि सर पता तो दोनों का नहीं। थकी हुई एग्जांपल दे देता है, बाद में फंसा देता है। चलो कोई नहीं, अज्यूम कर लो यार प्राइस की मिस्टेक दोनों साइड से हो जाए। अब खुद ही कोई भी कहानी बना लो, समझ तो तुम्हें आई गई है, अब बस तुम्हें भी चेज़ा ले रहे हो। तो चलो कोई नहीं, उस्ताद को फंसाते हैं, एग्जांपल पूछते हैं इससे। मैंने पहले भी कहा था कि कुछ चीज़ें होती हैं जो गलत एक्सप्रेस हो जाती हैं एग्जांपल में। 40 है जी आइडेंटिटी के बारे में। जी 40 41 भी पढ़ ले जरा, पढ़ दूं? अच्छा जी, टाइटल की ओ तेरी खैर। अच्छा डिरेक्ट टू बाय अ पर्टिकुलर हॉर्स फ्रॉम मदर अननोन टू बोथ पार्टी, द हॉर्स इज ऑलरेडी ओन्ड बाय अदील। अब ये देखो, अब अब समझ लो फिर तुमको दी, अब समझ तो आ ही गई है तुम्हें तो ठीक है यार, बर्दाश्त कर लो। अच्छा मैं इसकी कोई अच्छी एग्जांपल दे देता हूँ आइडेंटिटी, टाइटल के हवाले से, टाइटल के हवाले से एक अच्छी एग्जांपल दे देता हूँ। जस्ट अ मिनट, वैसे ऐसी एग्जांपल बनाना बड़ा मुश्किल काम है टाइटल के वाले। जस्ट अ मिनट, टाइटल के बारे में मिस्टेक। नहीं मैं एक अच्छी एग्जांपल दे रहा हूँ, वेट करो प्लीज एक मिनट, कोशिश करता हूँ। शोरूम है, सपोज एक शोरूम है, एक कार पर्टिकुलरली सेल हो चुकी है। सपोज इस बेटी को मैं वो होंडा की कार बेच चुका हूँ, मेरा सेल रिप्रेजेंटेटिव एक से ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। सपोज एक सेल रिप्रेजेंटेटिव ने इस बेटी को वो होंडा की कार सेल आउट कर दिया है। अज्यूम कर लें, अब इतना सा अज्यूम कर लें कि मेरे पास एक ही कार है होंडा की, प्लीज बड़ा है मेहरबानी, थोड़ा समझाना आसान हो जाएगा मेरे लिए। सो इनफैक्ट उस कार का टाइटल, उस कार की ऑनरशिप का इस पर्टिकुलर शोरूम वाले से ट्रांसफ़र हो चुकी है इस पर्टिकुलर कस्टमर को,
अब वो पर्टिकुलर कार खड़ी तो हमारे शोरूम में है, लेकिन वो उसकी ऑनरशिप हमारे पास नहीं है। अब मेरे जैसा एक अक्लमंद सेल रिप्रेजेंटेटिव आता है इस दूसरे कस्टमर के पास, और वही होंडा की कार इसको सेल आउट करना शुरू कर देता है। अब अज्यूम करें मैं ये गलती पर हूं कि मेरा ख्याल है ये ऑनरशिप हमारी है, ये भी यही अज्यूम कर रहा है कि ये होंडा की कार की ऑनरशिप हमारी है, मेरी कार ऑनर की, मतलब ऑनरशिप शोरूम वाले की, लेकिन ऑनरशिप शोरूम वाले को खुद नहीं पता कि ये कार ऑलरेडी किसी और की ऑनरशिप में जा चुकी है। तो ये एक टाइटल की मिस्टेक हो सकती है। सर ये है बाई बायर जो है वो मिस्टेक भी तो नहीं है, तो गलती भी ना, एक्चुअली ऑनरशिप वो भी यही अज्यूम करे मेरी है, जबकि ऑनरशिप मेरी अभी तो ऑनरशिप उसके पास नहीं खरीदने आया है। क्या मतलब? नहीं देखो बायलेटरल मिस्टेक कैसे हो रही है मैं ये बता देता हूँ। देखो मेरे जहन में है कि ये ऑनरशिप मेरी है, जबकि इसके जहन में भी यही चल रहा है कि ये शोरूम वाले की ऑनरशिप है, जबकि हम दोनों इस बात पे गलती पे हैं कि ऑनरशिप एक्चुअली में किसी थर्ड पर्सन की है। मैं प्रूफ कर रहा हूं कहां चिट्टा है, कोशिश कर रहा हूं, समझ लो। समझ आई बात कि मैंने इसमें बहुत सी चीजें फैक्ट्स ऐसे अज्यूम किए जो प्रैक्टिकल लाइफ में अज्यूम ही नहीं हो सकते। कार एक होगी, कस्टमर बेच गया है, किसी को पता नहीं है, हालांकि कार जैसी कोई चीज़ बिके तो पीछे पे ऑर्डर कटा होगा, पता होता है कि ये चीज़ सेल हो चुकी है, वहाँ से मूव हो चुकी है। सो मल्टीपल फैक्टर्स हैं, लेकिन मैं सबको ज्यूम करके आपको टाइटल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसने बहुत बेहुदा समझाया, मैंने थोड़ा सा कम लेवल का समझाया। चलो कोशिश की है यार, समझ लेना। चलो आगे जी, आगे चलते हैं जी। अच्छा अभी अगली बात छोड़ के ये 41 की अब यूनिलेटरल मिस्टेक पढ़ें पहले। अभी तो आपने एक और चीज में फंसना है और साथ आपने मुझे फंसाना है। चलें यूनिलेटरल मिस्टेक बेटी पढ़ दें जरा प्लीज ये लाइन। A contract is not voidable merely because it was caused by one of the parties to it being under a mistake as to a matter of fact. जी, अगर एक पार्टी गलती पर हो दूसरी पार्टी गलती पर ना हो, इज दैट क्लियर? तो वो क्या होगी? यूनिलेटरल वन साइडेड मिस्टेक, और वन साइडेड मिस्टेक क्या होगी? कॉन्ट्रैक्ट वैलिड। ऐसे ही पढ़ा है? अच्छा जी, जरा पढ़िए एग्जाम्पल और फिर एकदम बोलिए सारे कि क्या एग्जाम्पल है। माफ कर दीजिए आई कैप को, कोई बात नहीं, कुछ चीजों में माफ कर देना बनता है। मान लें कि एक बंदे की गलती है जी, मान लें प्लीज, ओनली वन पर्सन मिस्टेक जी, डन ना नहीं। अच्छा वो इस पर क्वेश्चन भी नहीं पूछेगा, क्योंकि मैं एक चीज समझा देता हूं। इस तरह की चीज़ के अंदर ये इंश्योर करवाना कि ये यूनिलेटरल मिस्टेक है या बायलेटरल, वो डिफ़िकल्ट रहता है। तो इसलिए हमेशा केस स्टडी जब भी आपको नज़र आएगी वो बायलेटरल मिस्टेक की नज़र आएगी, क्योंकि वो बिल्ड करना आसान है या वो बिल्ड करना जेन्युइन है। ये यूनिलेटरल मिस्टेक को बिल्ट अप करवाना केस स्टडी के अंदर बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है। मैंने कहा रियल प्रैक्टिकल सिनेरियो में तो शायद आइडेंटिफाई हो जाए ये बात, प्रैक्टिकल वर्ड्स में ये आइडेंटिफाई नहीं हो पाना, हल्ले से वो खुद बताए कि ये यूनिलेटरल मिस्टेक है। तो इसलिए यूनिलेटरल पे कभी क्वेश्चन नहीं आएगा, बायलेटरल पे क्वेश्चन आएगा। इज दैट क्लियर? चलो जी आ जाओ, अब ज़रा एक पॉइंट और रह गया है, वो पढ़ते हैं जो आपको सही कंफ्यूज करेगा। चलो जी आ जाए, पीछे जो भी लाइन छोड़ के आए हैं। लो जी एक बस लास्ट एक अच्छा सा पॉइंट, बस उसके बाद फिर छुट्टी करते हैं। एक बड़ी अजीब सी बात लिखने लगा, जरा सुनिएगा गौर से। एरोनियस ओपिनियन एज टू द वैल्यू ऑफ द थिंग which forms the subject matter, या यूं कर लूं as to the value of the subject matter, लाइन को आसान कर लें। Erroneous opinion as to the value of the subject matter of the agreement is not to be deemed a mistake as to the matter of fact। कहता है ये गलती नहीं समझे, अपने तुक्के जो आप मार रहे हैं, तुक्के ओपिनियन मैं तुक्के कह रहा हूँ, एक जो आप एस्टिमेट लगा रहे हैं अगर अपना और अगर आप दोनों ही गलत एस्टिमेट लगा रहे हैं तो इनफैक्ट ये मिस्टेक नहीं है, आप इसे मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स नहीं समझेंगे। ये बिल्कुल वैसे ही है ये बात जैसे मैं कहूँ कि आपको कहूँ इशारे पे रुकना है तो रुकना है, बात ख़त्म, ठीक है। सिग्नल पे, रेड सिग्नल पे रुकना है मीन्स स्टॉप, तो मीन्स यू हैव टू स्टॉप इन एनी केस। अब वो कहना क्या चाह रहे हैं कि अगर आप एस्टिमेट लगा रहे हैं, तुक्के लगा रहे हैं और तुक्का बाद में गलत निकल आता है, तो आप ये कहेंगे नहीं ये तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स थी दोनों के बारे में, दोनों मिस्टेक पर थे या हमें में से एक मिस्टेक पर था। नहीं, ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट है ही नहीं। ओपिनियन एक्सप्रेस करना इज़ नॉट अ मिस्टेक, या ओपिनियन के ऊपर एक गलत ओपिनियन की बेस के ऊपर एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेना इज़ नॉट अ मिस्टेक। जैसा फॉर एग्जांपल मैं प्रॉपर्टी सेल कर रहा हूँ, अच्छा उसने एग्जांपल भी प्रॉपर्टी की दी है, बड़ी खूबसूरत एग्जांपल है, अच्छी है, समझ आ जाएगी। मैं प्रॉपर्टी सेल कर रहा हूँ एक पर्टिकुलर,
और आप प्रॉपर्टी, सपोज आप प्रॉपर्टी के बायर हैं, ठीक है, मेरा अंदाज़ा है कि ये प्रॉपर्टी की प्राइसेस बढ़ेंगी, DHA लग रहा है, रोड बनने वाली है, बला बला बला, ये मेरी ओपिनियन है। सो मैं अपनी प्राइस एक्स्ट्रा ऑफर कर रहा हूँ, मैं अपनी हाई प्राइस ऑफर कर रहा हूँ, मैं आपको कह रहा हूँ से मैं आपको से 10 लाख रुपया पर मरला बेचूंगा, 5 मरले 50 लाख का प्लॉट बेचूंगा। मेरे जहन में एक ओपिनियन है कि यार यहाँ पे रोड बन रही है, साथ वाला प्लॉट जो है वो मलक रियाज ने ले लिया है, चलो मेरी तो गुड्डी चढ़ने लगी, वट एवर जो भी अज्यूम। तो मेरी माइंडसेट में एक चीज़ है, यहाँ पे रोड है या यहाँ पे एक प्लाजा बनने लगा है, प्राइस बढ़ जाएगी, बला बला बला। आपके जहन में भी बीइंग अ बायर एक ओपिनियन है कि हाँ यार यहाँ पे ये चीज़ें चेंज होने लगी हैं, तो ये सोसाइटी की वैल्यू बढ़ जाएगी। ये जो आज कॉन्ट्रैक्ट होते हैं रियल स्टेट्स के सारे, ये जो सोसाइटीज़ के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, इनमें कुछ सोसाइटी की प्राइसेस बहुत हायर होती हैं, कुछ बहुत लोअर होती हैं। रीज़न क्या है? रीज़न यही है, वो उसमें आप मुख्तलिफ चीज़ें एवेलुएट कर रहे होते हैं, वहाँ पे सेवरेज है, वहाँ पे लाइट है, वहाँ पे रोड मैप कैसा है, यही चीज़ें तो उसकी प्राइसेस को या तो अप कर रही होती है या डाउन। इट्स मेयर एन ओपिनियन। अभी तो कुछ भी नहीं है, वहाँ पे प्लॉट पड़े हैं खाली, लेकिन आप फिर भी खरीद लेते हो। फिर आप ये भी कई दफ़ा चेक कर रहे होते हो कि रियल स्टेट में किसकी ऑनरशिप किसके पास है। मतलब अगर मैं कहूँ कि एक जगह मलक रियाज ने ख़रीद ली है और मलक रियाज ऑफ़र कर रहा है आओ मुझसे प्लॉट ले लो, सपोज आज ऑफ़र कर रहा है, अभी कुछ भी नहीं है वहाँ पे, तो ख़रीदोगे इस बिलीव के साथ कि वहाँ पे DHA ही बनना है, ठीक है, सपोज मैं बेशक तड़ा हूँ कल, सपोज समझाना चाह रहा हूँ। इसका मतलब उसकी एफिलिएशन इतनी स्ट्रांग है कि वो बायर को कॉन्फिडेंस दे रही है। एक ओपिनियन बायर अपने माइंड में बना रहा है कि मलक रियाज ने खरीद ली मतलब प्रॉपर्टी की प्राइस बढ़ेगी, या साथ वाली भी खरीद ली तब भी बढ़ेगी। ऐसा है ना, समझ आती है ये बात। सो द पॉइंट इज, ये ओपिनियन है जो आप एक्सप्रेस कर रहे हो। बायर भी एक ओपिनियन की बेस के ऊपर प्रॉपर्टी की वैल्यू ऑफर करता है, और एक सेलर भी बीइंग अ सेलर ऑफ दैट प्रॉपर्टी एक प्राइस ऑफर कर रहा होता है ओपिनियन की बेस के ऊपर। यहाँ पे अब ये दोनों ओपिनियन एक्सप्रेस करें, हो सकता है ये दोनों ओपिनियन गलत निकलें बाद में, और दोनों से फौरन कह दिए ये तो बायलैटरल मिस्टेक हुई और कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, बायलैटरल के केस में वॉइड हो गया। नहीं, ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट है ही नहीं लॉ की नज़र में। ओपिनियन, गलत ओपिनियन का एक्सप्रेस कर देना मिस्टेक ऑफ फैक्ट के ज़मरे में नहीं आता। ये बात अब समझ आई है कुछ थोड़ी सी? जी सर, जो फैक्चुअल ओपिनियन है उसका भी खतरा है कि वो मतलब सही हो सकती है और गलत भी। फैक्चुअल ओपिनियन कुछ नहीं होती, फिर फैक्चुअल फैक्ट्स होते हैं, वो फैक्ट्स होते हैं, फिर हकाइक जो होते हैं। ओपिनियन तो अच्छा कुछ भी नहीं। देखो मैं बीइंग, मैंने सपोज अपना एक प्रॉपर्टी 50 लाख की ऑफर की है, आपको सूट करती है, आपके जहन में ओपिनियन अपनी होगी, आपको 50 लाख सूट करते हैं, आप खरीद लोगे। हम कभी एक दूसरे को ये एक्सप्रेस नहीं करेंगे यहाँ पे रोड बनने लगी है, ये साथ वाला प्लॉट मलक रियाज ने ले लिया है, नहीं, ऐसा कुछ एक्सप्रेस नहीं करेंगे हम। सिर्फ ओपिनियन है, दोनों के जहन में एक ओपिनियन है, ठीक है। तो ज़रा पढ़िए एग्जाम्पल 42 देखें, समझ आती है? मैंने कोशिश तो की है कि आपको समझ आ जाए। जी, यूनिलेटरल मिस्टेक, और अभी मैंने जिस तरह कहा कि यूनिलेटरल मिस्टेक और मिसरिप्रेजेंटेशन तो आप कहना है अनइंटेंशनल एक्सप्रेशन ऑफ अनवेरीफाइड इंफॉर्मेशन, ठीक है। और दूसरा आप कह रहे हो यूनिलेटरल मिस्टेक। अच्छा, मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स यूनिलेटरल, अब ये समझाना थोड़ा सा मुश्किल है अनटिल और अनलेस कोई केस स्टडी सामने हो। ये एक्सप्रेस करना, मैं जितना भी इस बेटे की भी बात पे ही कह रहे थे कि नेग्लिजेंस और मिसरिप्रेजेंटेशन में क्या पॉइंट है, तो मैंने कहा बेटा ये तो इतना बारीक माइन्यूट डिटेल में आप डिस्कस कर रहे हो कि जब तक केस सामने नहीं होगा फैक्ट से आइडिया होगा, इसके बगैर आइडिया नहीं होगा, फैक्ट से आइडिया होगा। जैसे आपने कहा मिसरिप्रेजेंटेशन और यूनिलेटरल में, मैं कहूँगा फैक्ट से आइडिया होगा, केस दिखाओ केस क्या है, क्योंकि हो सकता है केस डाइवर्ट कर जाए टूवर्ड मिस्टेक और केस डाइवर्ट कर जाए टूवर्ड मिसरिप्रेजेंटेशन। कोई बहुत मेजर डिफरेंस नहीं है, बहुत मेजर डिफरेंस नहीं है, एक erroneous बिलीव है। अच्छा, वहाँ पे ये ज़रूर हो सकता है कि वहाँ पे एक स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स है, यहाँ पे एक सिर्फ बिलीव है, ये कह सकता हूँ एक छोटा सा डिफरेंस अगर कहूँ कि यहाँ पे एक गलत बिलीव है, ठीक है। लेकिन इस वंस अगेन कहूँगा केस आएगा तो ज़्यादा बेहतर अंदाज में बताया जा सकता है ये मिस्टेक है या मिसरिप्रेजेंटेशन। ले जी, ठीक है जी, अल्लाह ताला आप सबको सानिदा फरमाए। बाबू